Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. I'm really delighted and honored and privileged to have got this opportunity to extend a warm welcome to the World Guinness Book of World Record holder, Shri Ashish Sharma ji, the memory guru who has created outstanding success story over a span of last decade. Indeed, before I proceed further, I recall one shloka from Srimad Bhagavad Gita. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मित्रम। अर्थात जहाँ योगेश्वर कृष्ण हो, जहाँ पार्थ धनुर्धर हो, योगेश्वर कृष्ण की भूमि से स्वयं आज के स्पीकर हमारे मध्य विराजमान है। मथुरा से हमारे साथ ज्वाइन किया है इंटरनेशनली acclaimed memory guru श्री आशीष शर्मा ने, who will be delivering a vibrant motivational talk today। और हम सब पार्थ हैं, हम सब धनुर्धर अर्जुन हैं, कृष्ण की नगरी से पधारे मेमोरी गुरु आशीष शर्मा जी के साथ कुछ मेमोरी टेक्निक सीखेंगे, कुछ मोटिवेशन सीखेंगे, जिंदगी को सफलता से सफलता की ओर कैसे ले जाया जाए, ये सब दिव्य ज्ञान आज हम प्राप्त करेंगे। ऑनरेबल चेयरमैन श्री महेंद्र अग्रवाल जी, एस्टीम्ड वाइस चेयरमैन श्री अखिल अग्रवाल जी, ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल श्री जमील अहमद जी, our academic mentor Professor Khandal ji, my fellow directors from various colleges of Sundardeep group of institutions, dean, head of the department from different departments, the non-teaching fraternity staff members from the Sundardeep family, and of course the learner, the great responsibility of society is beholding with them now. The students basically today have joined this pre-induction 2020. Prarambh 2020 being organized by Sundardeep Group of Institution with the induction of one world-class speaker today, Memory Guru Ashish Sharma. I extend a very warm welcome to all of you, and I'm sure by the time the session gets ended, we all will be more wiser than what we are today at this moment. It's going to create a huge value for us now. It's going to create a huge motivational sense for us now, and I am sure it would create a different kind of success stories, the mindsets. Once we attend the session, Ashish delivers that session. I am really delighted to mention that I am associated with Ashish Sharma ji since almost 24 years now. We did our graduation together 21 years back in 1999 at Agra University. So today I'm really I cannot express in my words over there, but this is a true fact. असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या रह गई कमी देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार मैं पूरे मन के साथ, पूरे हृदय के साथ श्री आशीष शर्मा जी का सुंदरदीप परिवार की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। हमारे मध्य वो इतने व्यस्त रहते हैं, आप लोगों को शायद बता दूं, ही इज वर्किंग ऑन वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास ग्लोबल प्रोजेक्ट टू प्रिपेयर द करिकुलम फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स। अब जो फिजिक्स, जो मैथमेटिक्स, जो केमिस्ट्री, जो इंग्लिश आपको डराती है, उसको आसान तरीके से कैसे पढ़ा जाए, अपनी मेमोरीज को बिल्ड करके कैसे अपने 12 घंटे का काम 1 घंटे में कैसे किया जाए, जब वो सिखाते हैं। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को उन्होंने वर्कशॉप डिलीवर किए हैं पूरे देश में। एक वर्कशॉप अटेंड करने का मुझे भी सौभाग्य मिला ग्रेटर नोएडा में, और बहुत शीघ्र ही अगर संभव हो सका तो आशीष शर्मा जी को हम गाजियाबाद भी एक वर्कशॉप के लिए बुलाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आज हमारे मध्य वो उपस्थित हुए हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माँ सरस्वती की विशिष्ट अनुकंपा है, आज हम एक बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसमें माय गॉड 484 500 पे जाके ब्लॉक हो जाएगा। डॉक्टर उर्वशी जी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर नीतिका जी, डॉक्टर कविता जी, मेरी पूरी टीम ने क्या परिश्रम किया है, अद्भुत। ये तो रिकॉर्ड बन गया आज, इट्स अ वर्ल्ड क्लास रिकॉर्ड। जूम का 100% यूटिलाइजेशन हो रहा है आज। 500 का नंबर क्रॉस होगा, उसके बाद तो लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं सबसे आग्रह कर रहा था जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। और क्यों ना ये नंबर क्यों ना बढ़े, जब हमारे साथ एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड मेमोरी गुरु जुड़े हैं, हमारे साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर जुड़े हैं, इन्हीं के साथ वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इसी के साथ मैं सेशन को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर नीतिका को ये सेशन पुनः देता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। और सर मैं तो आपको भी मेमोरी गुरु मानने लग गई हूँ सर। आपको हर एक इवेंट के लिए इतने अच्छे श्लोक आते हैं, गीता के श्लोक सर आपको इतने अच्छे से याद हैं, और सर आप हमें सुनाते रहते हैं। तो सर एक मेमोरी गुरु तो आप भी हमारे लिए हैं। और बाकी सर आज आपके सौजन्य से हम मिस्टर आशीष शर्मा के साथ जुड़े हैं, जो कि हमें मेमोरी टेक्निक के बारे में बताएंगे। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे डीजी सर का, श्री जमील अहमद जी, जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। और मैं सब बच्चों को बताना चाहूंगी, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार सुंदरदीप ग्रुप ऑफ वेबिनार में सुंदरदीप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के वेबिनार में ज्वाइन हुए हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि श्री जमील अहमद जी भी हमें टाइम टू टाइम बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनाते रहते हैं, किस्से कहानियां सुनाते रहते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और आज जैसे कि अवधेश सर ने कहा कि बिल्कुल सही है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ जूम है, और हमारा जो नंबर है वो 500 पहुंच चुका है। और मैं बिल्कुल, मेरा विश्वास है कि बहुत सारे लोग हमें और ज्वाइन करना चाहते हैं, बट 500 इज द मैक्सिमम लिमिट आई सपोज। एंड अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, स्पेशली डॉक्टर कविता सक्सेना मैम, जिन्होंने बिल्कुल हमें आईटी सपोर्ट दिया है पूरा, डॉक्टर उर्वशी मैम हु इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रोग्राम, अवधेश सर जिन्होंने इस आइडिया को इनिशिएट किया और मेमोरी गुरु के साथ हम सबको जोड़ा। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे टीम का, जो कि सुंदरदीप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें चेयरमैन सर हैं, वाइस चेयरमैन सर हैं, हमारे डीजी सर हैं, जो कि टाइम टू टाइम हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि हम ऐसे वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करते रहें और बहुत सारी चीजें याद करते रहें। तो आशीष शर्मा जी, अब मैं आऊंगी आप के पास, और मैं आपको अपना पर्सनल भी बताना पाऊंगी कि कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत अच्छे नंबर लाने की कोशिश करती हूँ, पर बहुत सारी चीजें भूल जाती हूँ एग्जाम में जाके। टाइम टू टाइम अभी भी हम एकेडमिक्स में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हम देते रहते हैं, और मैं भी ऐसा फील करती हूँ कि अरे ये लर्न किया था मैंने, पर मैं भूल कैसे गई। बट मुझे विश्वास है कि आज के वेबिनार के बाद ऐसा नहीं होगा, और हम बहुत सारे टेक्निक्स आपसे सीखेंगे। तो मिस्टर आशीष शर्मा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, बट कुछ ही शब्दों में मैं उनका एक प्रोफाइल आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आपको उनके अचीवमेंट्स के बारे में पता चलेगा। और आप देखेंगे कि आज हम कितने फॉर्चुनेट हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये सब चीजें आज हम इस वेबिनार के माध्यम से सीख पाएंगे। तो मैं बताना चाहूंगी आपको कि आशीष शर्मा जी, मिस्टर आशीष शर्मा इज अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर. He has won Guinness Book of Record. The title is Longest Movie Watching Marathon. He has won the record of India book also. And I would like to share with you that he is also a very fit person, as he has won black belt from South Korean Taekwondo. This is new thing, sir. I came to know when I was reading your profile. Otherwise, I know you as a memory guru only. So, but this is a very plus point, and you are taking care of your fitness also. And definitely, I would advise that we all, as youngsters, our new students, we all should take care. So, I would like to request you that please share a few lines on this thing also. So, Mr. Ashish Sharma is a memory guru, and I would like to share with you students कि बहुत बार ऐसा हुआ कि Mr. Ashish Sharma भी कई fields में he was not successful in the initial days, but the best part was that he kept on trying and trying, and now learning process. So that is a very good thing about Mr. Ashish Sharma. He is an author. He has written many books that are useful for the people to memorize the things, and he has shared so many wonderful tricks with the students and other people so that they can have maximum storage in their memory. So as far as number is concerned, he has written almost 7 books, and rest of all you will be definitely knowing after when you will be interacting with him. And at the end of this session we can also have an interaction session जिसमें बहुत I think that everybody can hear me. Yeah. Okay.
Okay, thank you so much. So now, Mr. Ashish Sharma, the stage is all yours. I welcome you. Let's have a big round of applause for this wonderful session. More than 500 people on the platform, single platform. A very warm welcome to our new students, to our existing students, to Mr. Ashish Sharma. Let's have a big round of applause. Thank you. राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे सभी लोग। जैसा कि अवधेश ने बताया, हम दोनों दोस्त रह चुके हैं। ग्रेजुएशन में हम लोग साथ साथ थे, 3 साल तक साथ रहे। और पढ़ने में अवधेश जी तो बहुत होशियार थे, और शायद अगर उस क्लास का सबसे डल स्टूडेंट कोई था तो वो मैं था। इन्होंने हमेशा मेरी हेल्प करी है पढ़ाई में, लेकिन मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी पढ़ने का। ये रेगुलर मुझे कुछ ना कुछ कराते रहते थे, जिससे कि मैं एटलीस्ट पास हो जाऊं, और ऐसा ही कुछ हुआ वहां पर। लेकिन दोस्तों, मेरी जो ये जर्नी थी, ये आसान नहीं थी। कहां से उठकर कहां तक पहुंचे, तो सबसे पहले हम लोग उस जर्नी की बात ना करके कुछ बातें पहले मेमोरी पे करते हैं, फिर उसके बाद जर्नी की भी बात करूंगा कि कहां से चलकर फिर कहां तक पहुंच पाए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। याददाश्त, ब्रेन, मेमोरी, याददाश्त कैसे तेज किया जाए। ऐसा क्या किया जाए कि जो भी कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं, एकदम से आपको याद हो जाए, देर तक आपको याद रहे, और जब चाहे जब आप उसे रिकलेक्ट भी कर सकें। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें हमें याद ही नहीं रहती। आप लोग एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, और वहां पर पहुंचते पहुंचते हम यही भूल जाते हैं कि क्या लेने आए थे। ऐसा होता है या नहीं? यस और नो? मेरे अंदाज से हर किसी के साथ ऐसा होता है। लेकिन वापस जब हम पहले रूम में आते हैं, तब हमें याद आता है कि उस रूम में हम क्या लेने गए थे। तो हम लोग भूलते क्यों हैं? व्हाई डू वी फॉरगेट? कभी चाबियां रखकर भूल जाते हैं, कभी कॉपी, कभी किताब, कभी पेन, और कभी कभी तो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप ये सोचकर उसे संभाल के रख देते हैं कि जब उसकी जरूरत हो तो आपको याद आ जाए। और दोस्तों, आप इतना अच्छी जगह उसे संभाल के रखते हैं कि जब वाकई में उसकी जरूरत होती है तो हमें याद ही नहीं आता हमने कहाँ रखा है। तो हम लोग भूलते क्यों हैं? व्हाई डू वी फॉरगेट? प्रॉब्लम सीरियस जब हो जाती है जब हम एग्जाम्स की बातें करते हैं। जहां तक स्टूडेंट सुबह से लेकर दोपहर तक आप लोग स्कूल में पढ़ाई करते होंगे, रात को हो सकता है खूब पढ़ाई कर रहे हैं, ट्यूशन भी जा रहे हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं, यहां तक कि एग्जाम शुरू होने के 2 मिनट पहले भी आप सिर्फ एक ही कोशिश करते हैं, मालूम है क्या? अभी कुछ रह तो नहीं गया, अभी कुछ छूट तो नहीं गया, एक बार फिर से पढ़ लूं, एक बार फिर से रिवाइज कर लूं, या देखता हूं ये इंपॉर्टेंट आंसर मुझे अभी भी याद है या नहीं है, इसको भी एक बार फिर से रिवाइज कर लूं। और ऐसा करते करते आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंट्री करते हैं और क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, तभी एक शॉक लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे कल रात को भी याद था, सुबह भी तो मैंने रिवाइज किया है, लेकिन अब याद नहीं आ रहा। आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो याद नहीं आता। आप दीवारों की तरफ देखते हैं, छत की तरफ देखते हैं, नाखून चबाते हैं, क्या था उसका आंसर, क्या था क्या था क्या था, अपने नाखून खत्म, पड़ोसी के नाखून ले लिए, लेकिन याद फिर भी नहीं आता। आप कॉपी सबमिट कर देते हैं और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर चले जाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाने के कुछ देर बाद क्या आपने एक बार फिर से गौर किया कि वो आंसर जो अंदर याद नहीं आ रहा था, बाहर निकलने के बाद वही आंसर अपने आप ही याद आ जाता है? लेकिन अब तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है ना। जब जरूरत थी तब तो याद ही नहीं आया। लेकिन दोस्तों, बाद में भी अगर वो आंसर याद आ रहा है, ये इस बात को साबित करता है कि वो आंसर आप लोग भूले नहीं थे, वो आंसर आप ही के दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर था। द प्रॉब्लम इज नॉट मेमोराइजिंग, द प्रॉब्लम इज अवर रिकलेक्शन। हमें याद हो भी जाता है, हमें याद रहता भी है, लेकिन सही समय पे याद ही नहीं आता। साइंटिस्ट ये बताते हैं ह्यूमन ब्रेन कभी भी कोई चीज भूलता नहीं है। जो भी कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो सब कुछ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू वन साइंटिस्ट नेम मार्क रोज़रबिंग, एक साइंटिस्ट थे मार्क रोज़रबिंग, उनके अनुसार हमारे ब्रेन का कैपेसिटी इतना ज्यादा है कि अगर आप चाहें तो इस छोटे से दिमाग में 40 मेगा लाइब्रेरीज भी स्टोर कर सकते हैं। 40 बड़ी बड़ी लाइब्रेरी, जिसमें कि हर लाइब्रेरी में 80,000 से भी ज्यादा किताबें क्यों ना हो। इसका मतलब हुआ 32 लाख बुक्स, 32 लाख किताबें इस छोटे से दिमाग में आ सकती हैं। 32 लाख, मेरे अंदाज से आपके सिलेबस में 32 किताबें भी नहीं होंगी। तो फिर हम लोग क्यों भूल जाते हैं? जब 32 लाख याद हो सकती है तो 32 किताबें याद क्यों नहीं होती? तो दोस्तों, इसके लिए कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा। क्या करें? चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ब्रेन के प्रिंसिपल्स हैं क्या, क्यों हमें याद रहता है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा
द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड द लॉ ऑफ एसोसिएशन। जो पहला नियम है दिमाग को तेज करने का, उसका नाम है लॉ ऑफ एसोसिएशन। याद रखिए, कोई भी नया इंफॉर्मेशन आपको तभी याद होगा जब वो नया इंफॉर्मेशन दिमाग में छिपे हुए अनगिनत इंफॉर्मेशन में से किसी एक के साथ लिंक हो जाए, जुड़ जाए या फिर एसोसिएट हो जाए। बिकॉज ह्यूमन ब्रेन लर्न्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग एंड कनेक्शन। अगर आपको अपनी मेमोरी को शार्प करना है तो आपको अपनी लाइफ का कोई भी ऐसा पल रिकॉर्ड करना होगा जब आपका कंसंट्रेशन 100% था। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मूवी देखने जाते हैं तो कैसे अपने आप को कंसंट्रेट कर लेते हैं? जब आप टीवी सीरियल देखते हैं तभी तो आप अपने आप को कंसंट्रेट कर लेते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कंसंट्रेशन? बताइए, कंसंट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी है? चलिए मैं बताता हूं, इंटरेस्ट। क्योंकि वो मूवी इंटरेस्टिंग थी इसलिए आपको याद रही, क्योंकि वो टीवी सीरियल इंटरेस्टिंग था तभी तो आपको याद रहा। लेकिन दोस्तों, क्योंकि वो लॉन्ग थ्योरी, लंबे क्वेश्चन आंसर्स एकदम से बोरिंग थे इसलिए याद ही नहीं रहे। याददाश्त को अगर आप तेज करना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट के लिए क्या जरूरी है? इंटरेस्ट क्यों बनता है, कब बनता है, कैसे बनता है, कहां बनता है? क्या आप लोगों ने गौर किया है? कुछ लोग मूवी देखते देखते रोना शुरू कर देते हैं, आंसू आ जाते हैं उनके। वो रोते क्यों है? चलिए ठीक है, एक मूवी आई थी बागवान, आपने देखी है? अगर देखिए तो हाथ रेस करिए, बागवान मूवी। ओके ओके ओके, देखिए देखिए, जब आप बागवान मूवी देख रहे थे तो क्या आप लोग अपने आप को मूवी के कैरेक्टर के साथ लिंक नहीं कर पा रहे थे, जोड़ नहीं पा रहे थे, एसोसिएट नहीं कर पा रहे थे? जिसकी वजह से वो मूवी का कैरेक्टर आपके इमेजिनेशन के थ्रू आपके फिजिकल फील्ड में एंट्री करता है, और जो इमोशनल फीलिंग दरअसल आपको हो रही होती है वो तो उस कैरेक्टर की इमोशनल फीलिंग होती है। तो आप लोग कैसे इंटरेस्टेड हुए? जब आप अपने आप को लिंक कर पाए, जोड़ पाए, एसोसिएट कर पाए। तो दोस्तों, जो पहला नियम है वो है लॉ ऑफ एसोसिएशन, और ब्रेन का जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है लॉ ऑफ इमेजिनेशन। लॉ ऑफ इमेजिनेशन, लॉ ऑफ इमेजिनेशन का मतलब है एक बार दिमाग में देखना 20 बार बोलने के बराबर होता है। बिकॉज नंबर ऑफ नर्व्स, जो नर्व्स आई से ब्रेन के लिए जाती हैं वो 20 टाइम्स एक्स्ट्रा स्ट्रांग होती हैं, और जो नर्व्स ईयर से ब्रेन के लिए जाती हैं वो 20 गुना कमजोर होती हैं। जो भी कुछ आप देखते हैं वो ज्यादा याद रहता है, जो भी कुछ आप सुनते हैं वो कम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉग। डॉग का जो मोस्ट पावरफुल मेमोरी सेंस है वो क्या है? क्या डॉग देखकर याद रखता है, सुनकर, या स्मेल से? स्मेल से याद रखता है। जरा सोचिए, कल को कोई टीचर आते हैं और आपसे कहते हैं कि आपको लॉन्ग थ्योरी याद करनी है, आप उसे थोड़ा सा स्मेल करिए और आपको याद हो जाएगी, और अगले दिन सारे के सारे बच्चे, हाँ आज तो सारा सिलेबस याद हो गया भाई। ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका स्मेल मेमोरी उतना पावरफुल नहीं जितना कि डॉग का है। आपका तो आई मेमोरी बहुत पावरफुल है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि आप किसी पार्टी में जाते हैं और पार्टी में जाकर किसी को देखकर आप कह देते हैं कि भाई साहब आपका नाम तो याद आ गया पर चेहरा कुछ जाना पहचाने लगा? ऐसा लगता है? नहीं। आप जब किसी पार्टी में जाते हैं तो कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि किसी को भी देखकर कि आप, इसका चेहरा कहीं जाना पहचाना है, मैं कभी इससे मिला हूं या मैंने इसको कहीं ना कहीं देखा है। ऐसा होता है हम सबके साथ। लेकिन इसके उल्टे, क्या कभी आप किसी पार्टी में जाएं और जाते जाते किसी से आप कह दें कि भाई साहब आपका नाम तो याद आ गया पर चेहरा जाना पहचाना नहीं लग रहा है? लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको चेहरा तो याद रहता है लेकिन नाम आप भूल जाते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि नाम आप सुनते हैं और चेहरा आप देखते हैं, और जो भी कुछ आप देखते हैं वो बनता है परमानेंट मेमोरी का पार्ट, और जो भी कुछ आप सुनते हैं उसे सुनते ही रहना पड़ता है, तभी तक वो याद रहता है। जब तक आप सुनेंगे तब तक वो याद रहेगा, जहां आपने सुना बंद कर दिया आप उसे भूल जाएंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, ये बात आपको ऑलरेडी पहले से पता है। लेकिन मुझे कैसे मालूम कि आपको पता है? क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कुछ लोगों के पास पेपर और पेन है, और जैसे ही मैंने ये प्रिंसिपल्स बताए ना, हाँ अभी आपने बंद भी किया ठीक है, जैसे ही मैंने प्रिंसिपल्स आपको बताए तो तुरंत आपने उसे लिखने शुरू कर दिया। वाह, ठीक ठीक ठीक, मैं देख पा रहा हूं कि वो प्रिंसिपल्स है क्या। तो आपको ही मालूम है लिखकर आप क्यों याद रखना चाहते हैं? क्योंकि जो भी कुछ आप लिख रहे हैं वो अगर अभी भूल जाएंगे तो बाद में आपको याद आ जाए। चलिए ठीक है, आप इस 1 घंटे के इस वेबिनार में आप पेपर और पेन का यूज कर रहे हैं तो कहीं भूल ना जाए इसलिए। लेकिन क्या आप मूवी देखने के टाइम पर ऐसे यूज करते हैं, अरे कहीं ऐसा ना हो इस सीन को मैं भूल जाऊं, लिख लूं जरा? मूवी में आप लोग पेपर और पेन का यूज नहीं करते, लेकिन यहां पर आप 1 घंटे के सेमिनार में आप नोट्स बना रहे हैं। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि मूवी आप देखने जाते हैं और वेबिनार में आप सुनने आए, क्योंकि ये सारा का सारा नॉलेज आपके ईयर्स के थ्रू आपके ब्रेन में जा रहा है, इसलिए इसके भूलने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए आप नोट्स बनाएं। लेकिन हाँ,
आप ये कह सकते हैं अरे भाई मूवी में मैं नोट्स इसलिए नहीं बनाता क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे सवाल ये नहीं क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल तो ये क्या आपको याद रहता है और क्या आप भूल जाते हैं। हालांकि मूवी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो तो फिर भी याद हो जाती है। मानते हैं इस बात को या नहीं? हाँ, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है। चलिए ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखें उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, एक मूवी आई थी शोले। आप में से किसने देखी? हाथ रेस करिए हम। शोले मूवी। ओके ओके, अरे वाह, आप लोग मूवी बहुत देखते हो भाई लोग। चलिए ठीक है, शोले। मैं कुछ पूछता हूं, देखिए कितनों को याद है। क्या आपको अभी भी याद है कि अमिताभ बच्चन साहब शोले मूवी में शराब की बोतल लेकर पानी की टंकी के ऊपर चढ़ जाते हैं और मौसी जी कहते हैं? याद है आपको? नहीं? अच्छा, तो कौन था वो? मेरे तक आवाज नहीं आ रही है। धर्मेंद्र। ओके ओके ओके, धर्मेंद्र जाता है शराब की बोतल लेकर। ठीक है, तो आपको कैसे याद आया? शायद आपने उसे लिख लिया होगा कहीं ना कहीं। नहीं, या आपने रोज सुबह उठकर उसको रिवाइज किया होगा, वो धर्मेंद्र था, वो धर्मेंद्र था, वो धर्मेंद्र था। हाँ? नहीं, ना ही कहीं आपने लिखा था, ना ही उसे बार बार रिवाइज किया, लेकिन फिर भी आपको याद है। क्यों? क्योंकि वो मूवी आपने एक बार देखी थी। और जो भी कुछ हम लोग देखते हैं वो हमेशा के लिए हमारी परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन जाती है। समझ में आई बात? जो भी कुछ हम देखते हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, और जो भी कुछ हम सुनते हैं उसे सुनते ही रहना पड़ता है, तभी तक वो याद रहता है। जहां आपने सुनना बंद कर दिया आप उसे भूल जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात को, देखी हुई चीज हमें हमेशा ज्यादा याद रहती है, सुनी चीज बहुत कम। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं ब्रेन की इस प्रॉपर्टी के लिए। किसी एक का नाम ले लेते हैं, कोई भी एक नाम बताओ। रजत? रजत त्यागी, सुन पा रहे हो मुझे? रजत, ओके। चलिए रजत को लेते हैं। रजत अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हुए हैं रात के डिनर के लिए, और रजत की मम्मा बोलती है अरे बेटा रजत, खाने के लिए नमक तो आया नहीं, चलो भाग के जाओ किचन से नमक लेकर आओ। और रजत बोलता है मम्मी नमक मुझे नहीं मिलेगा, आप जाओ आप ही ले आओ। अरे बेटा फर्स्ट रैक के ऊपर रखो, चल जा लेकर आ। रजत वही बोलता है कि नहीं मम्मी मुझे नहीं मिलेगा, फर्स्ट रैक के ऊपर रखा हुआ आप ले आओ ना। अरे बेटा मुझे क्यों उठा रहा, मुझे जाना पड़ेगा। तो रजत बोलता है मम्मी मैं भी उठ के ही जाऊंगा। अब मम्मी को गुस्सा आ जाता है, रजत तेरे को जाना है, चल जा लेकर आ। अब रजत ने मम्मी की आंखों में देखा और जाने में अपनी भलाई समझी। रजत उठता है और ना 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 करते करते किचन में पहुंचता है। मुझे नमक मिलेगा नहीं, पता नहीं, मुझे ही भेजती रहती है, बाकी लोगों को और कोई करे, सारा काम मैं ही करूं। अब रजत गुस्से में जाता है और वहां पर सारा किचन देखता है, और वहीं से रजत बोलता है मम्मी यहाँ नमक नहीं है। अरे बेटा ध्यान से देखो। इस बार फिर से ध्यान से देखता है कि नहीं मम्मी यहाँ नमक नहीं है। अरे बेटा फर्स्ट रैक के ऊपर रखा हुआ है। अब रजत को गुस्सा आ गया। रजत बोलता है मम्मी मैं फर्स्ट रैक के ऊपर बैठा हूं, फर्स्ट रैक के सामने खड़ा हूं, लेकिन यहां नमक जैसी कोई चीज ही नहीं है। अब मम्मी हार कर आती हैं किचन में और रजत को दिखाती हैं कान पकड़ के, देख सामने नमक रखा हो फिर भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या दोस्तों आपके साथ ऐसा होता है कि एक ही सामान को बार बार एक ही जगह आप देख रहे हैं और वो जब तक नहीं दिखाई देगा जब तक कोई दूसरा अगर आपको ना बता दे कि देखो सामान तो तुम्हारे सामने ही है? ऐसा होता है या नहीं? यस और नो? होता है। मालूम है क्यों होता है? एक ही सामान को एक ही जगह बार बार आप देख रहे हैं लेकिन वो कुछ देर के लिए इनविजिबल हो गया हो, तो ऐसा क्यों होता है? दोस्तों यहां पर हमारे ब्रेन की एक प्रॉपर्टी वर्क करती है, हमारे दिमाग की एक तासीर होती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताने जा रहा हूं। जब कभी भी हम कोई भी नया काम करने की शुरुआत करते हैं तो उस काम के लिए जो हमारे हमारे पहले शब्द निकलते हैं, जो हमारे पहले मुंह से वर्ड निकलते हैं, जो अल्फाज होते हैं हमारे मुंह के उस काम के प्रति पहले वाले, उसको हमारा ब्रेन कैच कर लेता है। जैसे ही रजत ने कहा नमक मुझे नहीं मिलेगा, इसके ब्रेन ने उन अल्फाजों को, उन वर्ड्स को कैच कर लिया और उसकी इमेजिनेशन में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जिससे इनको वही दिखाई दिया जो इन्होंने सबसे पहले अनाउंस किया था। दोस्तों यहां पर हमारे ब्रेन की प्रॉपर्टी यह है कि किसी भी नए काम को करने से पहले अगर हमने उस काम के प्रति कुछ भी अगर कहा है तो उसे हमारा ब्रेन कैच कर लेता है और सारी वेन्स में ये मैसेज पहुंचा देता है। जैसे इसने क्या कहा, नमक मुझे नहीं मिलेगा, नमक मुझे नहीं मिलेगा, नमक मुझे नहीं मिलेगा। तो हर जगह इसकी ये वाली बात पहुंच गई कि इसको सब कुछ तो दिखाई दिया लेकिन क्या नहीं दिखा दिया? नमक। क्योंकि इसका सक्सेस किस में? नमक के ना मिलने में। यही तो उसने कहा था। दोस्तों यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है, सक्सेस। किसका सक्सेस? किसमें? नमक के ना मिलने में। दरअसल दोस्तों हमारे ब्रेन के लिए हमारी सक्सेस केवल एक ही चीज होती है, मालूम क्या? वो होती है जो उस काम के लिए सबसे पहले वर्ड हमने निकाले होते हैं। दोबारा सुनिएगा, किसी भी काम को करने से पहले अगर आपने उस काम के लिए कुछ भी कह दिया, हमारा दिमाग
उस काम को डायरेक्ट रिजल्ट समझता है। चाहो तो इस बात को लिख सकते हो। रिपीट कर रहा हूं तीसरी बार, किसी भी काम को करने से पहले उस काम के प्रति अगर आपने कुछ भी कह दिया तो आपका दिमाग उसे डायरेक्ट रिजल्ट समझता है। तो उसके बाद ब्रेन क्या करता है? उसके बाद ब्रेन आपको हजारों तरह के आइडियाज प्रोवाइड कराएगा कि कैसे आप उस काम को अचीव कर पाए। तो आइडियाज कहां से आते हैं? ये तो अब ध्यान से सुनिएगा, ये आइडियाज कहां से आते हैं। सारी चीजें लिंक है दोस्तों। आइडियाज की एक अपनी अलग थ्योरी होती है। जब कभी भी आप किसी भी काम के लिए आप ये कहते हैं कि यस आई कैन डू इट, एक स्टेप ले लेते हैं कि हाँ इस काम को मैं कर सकता हूं, तो आपका ब्रेन लिंक हो जाता है ब्रह्मांड से। और इस पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग भी उस काम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर चुके होते हैं, कंप्लीट कर चुके थे, वो सब आपकी नेटवर्किंग में आ जाते हैं और एक फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है। जितने सारे आइडियाज उन लोगों के पास होते हैं वो सारे आइडियाज फिर आपके पास आते हैं, और जो आइडिया आपके पास होता है वो आइडिया उनके पास जाता है। इससे से आइडियाज ट्रेवल करते हैं। अगर आपने किसी काम के लिए कहते यस आई कैन डू इट, तो जितने लोग काम कर चुके हैं उस काम को सक्सेसफुली, वो सब आपको आइडिया देंगे कि ऐसे करो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसे भी हो जाएगा। और अगर आपने किसी काम को करने से पहले ये कह दिया कि नहीं ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, शायद मैं नहीं कर पाऊं, बस ब्रेन को फिर से रिजल्ट मिल गया ना का। तो ब्रेन का काम फिर से वो लिंक हो जाएगा ब्रह्मांड से, और इस पूरी दुनिया में जितने लोग भी उस काम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं उन सब के साथ आपकी नेटवर्किंग बना देगा और एक फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगी। फिर वो लोग नेगेटिव आइडियाज देंगे आपको कि ऐसे करोगे तो ये वाला काम नहीं होगा, वैसे किया तो होगा ही नहीं, और वैसे किया तो सोच लेना होना ही नहीं है। फिर आपके पास नेगेटिव आइडियाज आएंगे दोस्तों। ब्रेन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है और ब्रेन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन। दुनिया में 96% लोग, 96% लोग इस ब्रेन को अपना दुश्मन बनाकर रखते हैं। मालूम कैसे? एक स्टेप पीछे ले जाते हैं हर किसी काम से करने से पहले। नहीं यार ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये शायद नहीं हो पाया, तो ये तो बहुत खतरनाक होता है। और ऐसे दुनिया में 96% लोग हैं। दुनिया का जो 4% पैसा है ना, वो 4% लोग जो कमाते हैं वो 96% लोगों का होता है। क्योंकि वो 96% लोग पहले से ही पीछे हट जाते हैं, यार ये बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो 4% लोग ऐसे होते हैं कि चलो ट्राई करते हैं, होगा कैसे नहीं, कोशिश करेंगे, बिल्कुल होगा, ट्राई तो करें। वो एक एक स्टेप ले चुके होते हैं। और जो दूसरे 96% लोग हैं वो लोग सोचते रहते हैं हम ठीक है ट्राई करेंगे, देखेंगे, देखना है, वो टाल देते हैं। दोस्तों ये ब्रेन बहुत शक्तिशाली चीज है। जिस पोजीशन में चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जहां पे भी आप पहुंचे, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ब्रेन। आप अपने दिमाग की वजह से आज जहां पर है वहां तक पहुंचे, और कल भी जहां पहुंचेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ योर ब्रेन। आपके ब्रेन की वजह से पहुंचने वाले हैं। आप क्या सोचते हो, क्या आप पूरा एक है? हाँ ना, ब्रेन एंड बॉडी ये दो अलग अलग है। आपकी बॉडी को चलाता है आपका ब्रेन, तो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रह गए, कल कर लेंगे, ट्राई करेंगे, ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ अवधेश भाई बोलो। आशीष एक काम कर रहे हो, अभी तक सक्सेस स्टोरीज तो हमने बहुत सुनी है, हाँ। आप अपनी जिंदगी के फेलियर स्टोरी सुनाइए जरा। चलिए ठीक है। आप अपने बचपन से लेकर अभी तक की यात्रा को थोड़ा प्रयास करिए कुछ शब्द देने का। आई एम श्योर इट विल बी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल फॉर ऑल ऑफ अस नाउ। फाइन फाइन फाइन, ठीक है अवधेश भाई, मैं चलिए बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि मेरा नाम आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, एशिया, लिम्का, ये सारे, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं दोस्तों, केवल छोटी सी बात, आंसर दीजिएगा। जब मैं इतना होशियार हूं, जिससे ये नाम वगैरह आ गए, तो क्या मैं बचपन में इतना होशियार था? हाँ या ना? या तो यूं करो या यूं करो, कुछ तो करो, मुझे पता कैसे लगेगा। आवाज तो आपकी आ नहीं रही मेरे पास। चलिए मैं बता देता हूं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, बहुत बेकार स्टूडेंट, पढ़ने में इतना सा भी मन नहीं था। तो उस स्टोरी को शुरुआत करते हैं। चलिए, फोर्थ क्लास में आया मैं, अभी भी याद है मुझे, वो स्कूल था सेंट पीटर्स, और फेल हो गया मैं। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ा, दोबारा फिर फेल। वहां फादर मैथ्यूस थे, जो अभी शायद, हाँ ग्रेटर नोएडा में। अवधेश भाई जब आपके पास आए थे ना हम लोग, आपने जो ग्रेटर नोएडा वाला वर्कशॉप किया था, उस वक्त सेंट जोसेफ में वही फादर प्रिंसिपल थे। राइट। तो उस वक्त वो भरतपुर में थे जब मैं फोर्थ क्लास में था। तो जब दूसरी बार भी फेल हो गया, तो फादर ने पिताजी को बुलाया कि शर्मा जी इसे ले जाओ, ये नहीं पढ़ेगा। पापा ले आए कि बेटा क्या दिक्कत है? मैंने पापा मेरे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता।
कोई बात नहीं, दूसरा स्कूल, एक स्कूल मना कर देगा, दूसरा स्कूल थोड़ी, दूसरे में पढ़ लो, फिर दूसरे में पढ़े, ऐसे करते करते 4th में 2 बार फेल हुआ, फिर 9th में 1 बार फेल हुआ, और 10th में 2 टाइम्स फेलियर। तो टिल 10th क्लास 5 टाइम्स फेलियर। 10वीं क्लास तक मैं 5 बार फेल हुआ हूँ। बहुत ही वर्स्ट स्टूडेंट, बिल्कुल बेकार। टीचर ये तक कह देता था ही इज गुड फॉर नथिंग, नालायक है, इसे ले जाओ, कभी नहीं पढ़ेगा। और जहां तक मेरी बात है, मैंने पापा को साफ साफ कह दिया कि पापा ने पूछा बेटा तू चाहता क्या है, मेरे पापा पढ़ाई के अलावा कुछ भी करवा लो, पढ़ना नहीं चाहता बस। तो क्या करेगा, मैंने बाबा मेरे को कराटे बहुत अच्छा लगता है, बस कराटे में लाइफ देनी है मेरे को, और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों वहां से मेरी लाइफ शुरू हुई। घर वालों ने तो इजाजत नहीं दी कराटे सीखने के लिए, लेकिन मैं छुप छुप के सीखता रहा, और बाद में कुछ तहलका किया कराटे में, तो पता भी लग गया घर वालों को कि ऐसा कुछ हो गया है कि आशीष ने ब्लैक बेल्ट ले लिया। मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, कराटे मेरा फेवरेट गेम रहा है। पहले कराटे से स्टार्टिंग किया था, फिर ताइक्वांडो, फिर जूडो। जूडो का आज भी मैं मथुरा जूडो एसोसिएशन का महासचिव। कराटे का ब्लैक बेल्ट किया मैंने 1992 में, और 1996 में ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट फ्रॉम साउथ कोरिया कुकीवॉन, और 2002 में जूडो। तो कुल मिलाकर सारा ध्यान केवल और केवल मार्शल आर्ट की तरफ था, बिल्कुल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन बस ये है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे। 10th में 5 टाइम्स फेलियर रहा, ठीक है, लेकिन 11th में मैं टॉपर बना, 12th में टॉपर बना। कैसे, वो सुनिएगा। सही समय मुझे सही गुरु मिलते गए, बहुत अच्छे टीचर मिले, उन्होंने कुछ ऐसा समझाया, ऐसा पढ़ाया कि मुझे मेहनत करना आ गया। मुझे ये पता लग गया कि अगर किसी भी चीज की प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी तरह से की जाए तो वो सब्जेक्ट बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं आप लोग, और ऐसा ही हुआ। फिर 12th खत्म हुआ तो ग्रेजुएशन में अवधेश भाई के साथ साथ ही आ गए हम, और 3 साल इन्हीं के साथ रहे। तो पढ़ाई में तो बिल्कुल दिमाग था नहीं, वैसे टीचर नहीं मिले जो 12th के अच्छे टीचर थे, वो नहीं मिल पाए ग्रेजुएशन में। तो फिर ये था कि इन्हीं लोगों का सहारा था, थोड़ा बहुत पढ़ना होता था, बाकी पूरा टाइम स्टेडियम। आगरा स्टेडियम मैंने ज्वाइन कर लिया था, मथुरा से आगरा जाता था। हालांकि ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट में बन चुका, कराटे ब्लैक बेल्ट बन चुका था, लेकिन जब इनके साथ मैंने वहां पे ज्वाइन कर लिया था तो वहां पे प्रैक्टिस मेरी रेगुलर होती रही। आगरा स्टेडियम में भी हुआ ये कि ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, BCA कंप्लीट हुआ अवधेश भाई के साथ, फिर MCA, और उसके बाद एज ए लेक्चरर एक कॉलेज में जॉब भी शुरू हुआ हमारा। लेकिन इत्तेफाकन एक टर्निंग पॉइंट आया लाइफ का जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो क्या था सुनिएगा। दिल्ली का स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, मेरी नेशनल फाइट थी। वहां पर इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी मैन मिस्टर विश्वरूप राय चौधरी, उनसे इत्तेफाकन हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात का सिलसिला ये था कि वहां पर मैंने बेस्ट फाइटर का लिया था अवार्ड। फाइनल बाउट थी, फाइनल बाउट में नॉकआउट किया था मैंने सामने वाले प्रतिद्वंदी को, तो बड़ा नाम हो गया, ओपन चैंपियन बने। तो उसके बाद इतना नाम हो गया कि वहीं पास में ही स्टेडियम में ही शूटिंग चल रही थी इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी मैन मिस्टर विश्वरूप राय चौधरी, उन सर की। अब उन्होंने मुझसे मुलाकात करी क्योंकि उस मूवी में उन्हें फाइट सीन चाहिए थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे को भी ऐसे फाइट सीन करने हैं, तो क्या मुझे सिखा पाओगे। मैंने कहा सर आप यहाँ पे स्टेडियम आइए और स्टेडियम में अपना एनरोलमेंट करा दीजिए और आप प्रैक्टिस करिए। जैसी मेरी किक है, जंपिंग ऑन मेरी बहुत शानदार है, तो ऐसी किक होना चाहिए थी कि ऐसी किक मुझे मारना है अपने इसमें फाइट सीन में। मैंने कहा सर रेगुलर प्रैक्टिस करिए आपकी हो जाएगी। कि नहीं मेरे को तेरे से सीखना है। मैंने कहा सर मैं यहाँ का नहीं, दिल्ली का नहीं, मैं मथुरा का हूँ। बोले मैं मथुरा आ जाएगा। मैंने कहा सर यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कोचेज है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, यहाँ बहुत शानदार कोचेज है, आप यहाँ प्रैक्टिस करें। नहीं तेरे को सिखाना है, सिखा सकता है। मैं सर आप करते क्या हो। बोले मैं मेमोरी मैन हूँ। मैंने ये क्या होता है। बोले मैं किसी की मेमोरी को शार्प कर सकता हूँ, कोई भी। मैं सर मेरी मेमोरी कोई शार्प नहीं कर सकता, मतलब बहुत डल रहा हूँ, मैंने बहुत झंडे गाड़े 10th क्लास तक। तो बोले कि आशीष नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ईश्वर ने हम सबको बराबर बराबर ब्रेन दिया, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं। तेरा अनट्रेंड ब्रेन है और मेरा ट्रेंड ब्रेन है। जब किसी का ट्रेंड ब्रेन हो जाता है तो वो कुछ भी याद कर सकता है। मैंने मुझे सिखा दोगे तो बिल्कुल सिखा दूंगा, बस पहले मेरे को ये किक करा। मैं सर ठीक है गिव एंड टेक करते हैं, मैं आपको ताइक्वांडो सिखाऊंगा और आप मुझे मेमोरी सिखा दीजिए। बोले डन। हुआ ये दोस्तों, पहले 2 घंटे के अंदर ही जब उन्होंने मुझे टेक्निक देना शुरू किया, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। शुरुआत के 2 घंटे में एक बात समझ में आ गई कि आशीष कितनी मेहनत करता है पढ़ने में, दिन रात एक करा और उसके बाद ये अच्छी तरह से याद नहीं होता था। याद करने के पीछे तो कुछ और ही है। जब सर ने टेक्निक्स बताना शुरू किया तो बिल्कुल अलग था पूरी दुनिया से। जैसे हम पढ़ते थे ऐसा होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। जो कहते हैं मन लगा के पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, अरे मेरा दिल ही नहीं है पढ़ने में, कहां से पढ़ लूं मैं। पढ़ने में कोई दिल होता है क्या? किसी का नहीं होता।
लेकिन जब सर ने टेक्निक्स बताई मजा आ गया। बोला जहां तेरा दिल है वहां से उस चीज को उठा और जो भी आंसर याद करना उन दोनों को जोड़ना सीख लिया, बस देन इट विल बिकम मेमोरी। उसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक टेक्निक देना शुरू किया और दोस्तों सिर्फ 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 2 महीने लगे उस रिकॉर्ड को बनाने में, जो सोई सर का था 600 ईयर्स के कैलेंडर मेमोराइजिंग का। तो उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने जो रिकॉर्ड बनाया वो था 10,000 ईयर्स के कैलेंडर मेमोराइजिंग का। 10,000 साल तक के कैलेंडर मैंने याद करके 2 महीने के अंदर ही वो रिकॉर्ड ब्रेक किया। वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था दोस्तों। उसके बाद फिर नहीं रुका। अब तक ब्रेन के ऊपर 7 किताबें लिख चुका हूं। अब 3 फर्म और 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं और जमकर अब मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूं। अवधेश भाई से मेरी बात हुई थी कुछ दिन में, तो ये पहले से फिक्स कर लिया था, आगे पीछे हो रही थी डेट, लेकिन फिर भी सिंक्रोनाइज हो गया आज का। लेकिन जिस प्रोजेक्ट में मैं लगा हुआ हूं वो ये है कि आप 10 घंटे की पढ़ाई को 1 घंटे में कैसे कर पाए। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। 2 चीजों के लिए हम लोग जीते हैं, एक तो नाम और दूसरा पैसा। नाम बहुत हो और पैसा इतना हो कि कभी सोचना ना पड़े कि इसको मैं लूं या ना लूं। ये 2 चीज। उसके लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, फिर एक ख्वाब होता है गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब। थोड़ा सा अलग हटकर सोचिए दोस्तों। बहुत सारी चीजें अभी लाइफ में, कुछ लोग ये बना लेते हैं कि बस मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, क्यों? वेल सेटल हो जाएंगे यार, फिर कोई चिंता नहीं रहेगी ना। छोटी सी लाइफ है, कुछ खास करने के लिए आयो, कुछ खास करके जाओ, ये कुछ सोचना पड़ेगा। 2 ही चीज तो चाहिए ना, नाम और पैसा। आप अपने अंदर देखो कि आपकी खासियत किस में, उसको डेवलप करो। और जहां तक बात आती है पढ़ाई की, जो आपका सिलेबस है उसे याद करने की, उसके लिए मैं हूं पक्का। अवधेश भाई को मैं वादा कर चुका हूं कि आपके यहाँ जो भी स्टूडेंट हो जिसको कुछ भी याद ना हो, टॉपर बनना है, मेरा नाम दो, मैं टेक्निक देता हूं। जमकर रियाज करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कर लिया तो जो भी आप याद करना चाहेंगे चुटकियों में याद होगा, ये पक्का है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कैसी भी नहीं है। अगर इसके बारे में जानकारी भी चाहिए ना, तो आप प्ले स्टोर पे जाके मेमोरी गुरु आशीष शर्मा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, सब कुछ उसमें दे रखा है, मेमोरी गुरु आशीष शर्मा ऐप पर। तो बात वहां की नहीं है कि ब्रेन को, अभी आप केवल पढ़ाई में लगे रहते हैं। मैं चाहता हूं कि इसके अतिरिक्त भी कुछ और करें। जो अभी बात चली थी, प्रोजेक्ट जो मैं बना रहा हूं वो ये है कि जो बच्चे 1-1 साल तक एक क्लास में लगे हुए होते हैं, एक क्लास को कंप्लीट करने में बहुत सारा प्रेशर ले लेते हैं कि अब ये एग्जाम वो एग्जाम, ऐसा करना है वैसा करना है, ये असाइनमेंट वो, उन सबकी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। 1 साल का जो आपका जो सिलेबस होता है ना, जितना भी, जिसको आप कहते हैं बहुत ज्यादा बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास टेक्निक है तो 10 घंटे की पढ़ाई को आप 1 घंटे में कर सकते हैं और साल भर का कोर्स केवल 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास बचेंगे पूरे 10 महीने। अपने स्किल्स को और निखारो, कुछ और सोचो। पढ़ाई में हाँ आपको टॉप मारना है या 100 आउट ऑफ 100 कैसे लेकर आने हैं, वहां तक की टेक्निक्स मैं आपको बताता हूँ। जमकर प्रैक्टिस करेंगे, डेडली श्योर हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा कुछ खास सोचो, फिर थोड़ा थोड़ा टाइम देना स्टार्ट करें आप। सब कुछ संभव है दोस्तों, सब कुछ। अगर आप रिकॉर्ड की बात करते हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, मेमोरी गुरु आशीष शर्मा, उसमें भी एक छोटे से छोटा बच्चा भी आपको मिल जाएगा। जैसे अभी लास्ट वीक की बात है, लास्ट वीक में एक मेरी स्टूडेंट है, बहुत छोटी, हालांकि वो स्टूडेंट नहीं है, उसके पिताजी थे। अप्रैल में उन्होंने मेरा ये एप्लीकेशन ज्वाइन किया था, मेमोरी गुरु आशीष शर्मा, और उन्होंने अपने लिए, जबकि उनका कोई सिलेबस नहीं है, सरकारी जॉब पे है वो, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं कुछ कर लूंगा तो बच्चों को कराऊंगा। एप्लीकेशन लिया, टेक्निक सीखी, अपनी 4 साल की बेटी के ऊपर अप्लाई करा दिया और लास्ट वीक उसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड आया है। उस छोटी सी बच्ची ने पूरी केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल सबसे कम समय में सुना दी है, पूरी, विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर। आप एटॉमिक नंबर पूछो तो एलिमेंट बता दी, एलिमेंट पूछोगे तो एटॉमिक नंबर बता दी। और 9 या 10 साल का है उनका बेटा कुशाग, उसने भी सेम रिकॉर्ड बनाया। उसने अंडर 5 में कैटेगरी बनाया और उसने बड़ों की कैटेगरी में बनाया कुशाग ने। और ऐसा ही नहीं, 1.5 साल का भी जो बच्चा हो सकता है कोई, तो एक और है, यूट्यूब चैनल पर ही जाइएगा, देव, 1.5 साल की उम्र में उसने रिकॉर्ड बना लिया, 3 साल में एक अलग से रिकॉर्ड बना लिया। कई सारे रिकॉर्ड्स हैं अभी उसके पास। ये छोटे बच्चों की बात होगी। बड़े बच्चों के लिए कई सारे ऐसे स्टूडेंट है मेरे जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराया। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो सुन लीजिएगा। जितना भी आपका सिलेबस होता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है तो सिलेबस क्यों नहीं हो सकता, पहले वहां पर समझिए आप। सही प्रॉपर टेक्निक से दिन रात पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मस्ती करनी है, जम के करो। टेक्निक ऐसी सीखो ना कि जहां पर आप मस्ती करें वहां पर भी आप सिलेबस को कैसे याद कर सकते हैं। जहां आपका दिमाग है, जिस जगह भी, खेलने में, कूदने में, मस्ती करने में, टीवी देखने में, या जिस जगह भी आपका दिमाग है वो जगह, और जो आपका सिलेबस है वो, अगर इन दोनों को मिलाना सीख लिया आपने, देन इट विल बिकम मेमोरी। वही तो मेमोरी बन जाता है। और वो मेरा पार्ट है, आप उसकी बेफिक्र रहिएगा, वो मेरा पार्ट है, मैं आपको कराऊंगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने के लिए अपनी स्किल्स को निखारते रहिएगा, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो आड़े आने वाली बात है वो है आपका कंफर्ट जोन।
ये बहुत खतरनाक चीज है, कंफर्ट जोन। अगर दुनिया में जीता जागता नर्क कहीं है तो वो है आपका कंफर्ट जोन। जैसे हम कहते हैं हाँ ठीक है कल कर लेंगे, हाँ ठीक है ये सब तो चल ही रहा है, चलो आगे देखते हैं, अच्छा सोचते हैं। अगर आपने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा, मैं आपको बता दूं दोस्तों, कराटे का ब्लैक बेल्ट बन चुका था मैं 96 में ही, 92 में ही, 96 में तो सेकंड राउंड ब्लैक बेल्ट हो गया था। उसके बाद जब मुझे पता लगा कि ये गवर्नमेंट बॉडी से रिकॉग्नाइज नहीं है, ओलंपिक गेम्स में नहीं है, कौन सा है, WTF ताइक्वांडो, तो मथुरा से आगरा 54 किलोमीटर दूर है, गया। वहां पे जो हेड कोच थे मिस्टर इरफान हुसैन शेख, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे ऐसे ऐसे ताइक्वांडो सीखना है, और मथुरा में नहीं था इसलिए मैं आया। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं केवल नेशनल या इंटरनेशनल प्लेयर को कराता हूँ, यहाँ पे और सारे कोचेस हैं उनसे सीख ले। मैं नहीं सर आप ही से सीखना है, क्योंकि मेरे दोस्त ने कह दिया था कि आशीष इरफान सर ने अगर तेरे को सिखा दिया तो तेरे को इंटरनेशनल प्लेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दिमाग में सेट था सीखूंगा तो इरफान सर से सीखूंगा। पहुंचा वहां पर, रिक्वेस्ट की, सर ने साफ पहले सिरे से मना कर दिया ना बेटा मेरे पास टाइम भी नहीं है, और मैं नॉर्मल प्लेयर को नहीं सिखाऊंगा, दूसरे कोचेस है उनसे सीख। मैं नहीं सर आप ही से सीखना है। उन्होंने मना कर दिया, कोई बात नहीं। लौट कर आया मथुरा, चाहता चुपचाप बैठ जाता, पर घर पहुंचे बिना रेलवे स्टेशन पर ही मैंने MST बनवा ली, जो 3 महीने की MST होती है ना, मंथली पास, वो बनवा लिया। अगले दिन फिर मैंने 3 महीने तक जाऊंगा, कब तक मना करेंगे। मैं अगले दिन फिर पहुंचा, नहीं सर वही रिक्वेस्ट कि मुझे ताइक्वांडो सीखना है। तो बेटा तेरे को मना किया था ना कल। मैंने कोई बात नहीं सर, मैं कल फिर आऊंगा। अगले दिन फिर पहुंचा कि सर ताइक्वांडो सीखना है। बात ही नहीं की कि वहां बैठे जब, और लास्ट में जब उनका सेशन खत्म हो गया, चला जा नहीं सिखाएंगे, तेरे समझ में नहीं आती। चौथे दिन गया मना कर दिया, 5वें दिन गया मना कर दिया, 6ठे दिन गया मना कर दिया, 7 दिन बोले कि तू क्यों आ जाता है रोज रोज, जब मैं तेरे को एक बार मना कर चुका हूं फिर क्यों आता है रोज रोज। तो मैंने कहा कि मैं सर मेरा डिसीजन मेरे पास है कि मुझे रोज रोज आके आपको रेगुलर रिक्वेस्ट करनी है, और आपका डिसीजन आपके पास है, आप मना करो ना रोज, क्या दिक्कत है। अब मना करो कि नहीं सिखा रहा, मैं तो रोज आऊंगा, मेरा डिसीजन आप मेरे पास है और आपका डिसीजन आपके पास है। वो हंस गया कि तू चाहता क्या, मैं सर सिखा दो सर, कि बेटा तू 54 किलोमीटर रोज जाएगा, 54 किलोमीटर रोज जाएगा, इतना कर लेगा, और यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ फाइट करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत कर पाएगा। मैं सर कराटे का ब्लैक बेल्ट हूँ और वो भी सेकंड हैंड। तो हंस गए, जानता कराटे होता है सेमी कॉन्टैक्ट या फुल कॉन्टैक्ट है, जान निकाल दी जाएगी तेरी। मैं सर निकाल दो, अपनी जान लगा दूंगा सर मैं, पर सिखा दो सर। वो हंसे, बोले कि चल ठीक है कल से आ जाइए। मैं सर कल से क्यों, आज ही से कर लो। मैं उस दिन से प्रैक्टिस पे लग गया दोस्तों। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, उनका डिसीजन उनके पास था, मना करते 3 महीने तक जाता, उसके बाद नहीं जाता, लेकिन जो सोचा ना उसे कंप्लीट करता। पापा ने कहा था बेटा तू करना क्या चाहता है, आगे कुछ करेगा नहीं करेगा। तो मैंने कहा पढ़ाई में कुछ नहीं करूंगा, पूरी लाइफ में केवल एक ही चीज है, ताइक्वांडो ताइक्वांडो मार्शल आर्ट, इसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन दोस्तों टर्निंग पॉइंट तो हर किसी के साथ आते हैं, भाई के साथ भी आए। जैसे भाई अवधेश भाई, हम लोग बहुत सालों बाद मिले, अभी ग्रेटर नोएडा में जब वर्कशॉप था मेरा उस दरमियान, और फिर अब ये मुलाकात है। मैं आपको वही बताना चाहता हूं दोस्तों कि क्लास में सारे स्टूडेंट एक जैसे हैं, टीचर भी एक ही जैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन सबकी सोच अलग अलग होती है। आप लोग कैसा सोच रहे हो, सबसे पहले तो आपको खुद सोचना पड़ेगा, तो आप करना क्या चाहते हो लाइफ में, क्या क्या है आपके पास, ए प्लान क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए प्लान फेल तो बी, बी फेल तो सी, अरे भाई जेड तक बहुत सारे प्लान बन सकते हैं, उसकी चिंता ना करें। लेकिन अगर आपने कुछ खास सोच रखा है कि मुझे कुछ खास करना है, वो जरूर करें दोस्तों। ये गिनीज बुक का, और मैं आपको बताता हूँ कि गिनीज बुक में क्या हुआ था। अवधेश भाई हो ना आप, ओके ओके। गिनीज बुक के बारे में एक इनको स्टोरी सुनाता हूँ, शायद इनको पसंद आए। वो मेरा टर्निंग पॉइंट है दोस्तों गिनीज बुक का। गिनीज बुक को अप्लाई कर दिया था मैंने, और अपीयर होने के लिए केवल 7 दिन बचे थे। 7 दिन बाद ही मेरे को देना था अपना ये टेस्ट गिनीज बुक वाला। तो हुआ क्या, हमेशा मैं पॉजिटिव रहता हूं, एक स्टेप आ गई या ट्राई करते करेंगे, क्यों नहीं होगा। नहीं पता नहीं कहां से उस वक्त ये वाली बात दिमाग आ गई 7-8 दिन पहले कि आशीष अगर तू ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया तो, ये तो बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। मैं चिंता में डूब गया कि यार नहीं हो पाया तो, और ये रिकॉर्ड था जर्मनी की क्लोरिया वावरा का, उसका ब्रेक करना था मुझे। अब मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मेरा छोटा भाई है जानू, वो आया मेरे पास, मेरे अंकल का बेटा है जानू, बोला भैया क्या दिक्कत है, क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं, चल जा तू खेल। अरे भैया बताओ ना हुआ क्या। मैं जानू यार अगर ये रिकॉर्ड मैं ब्रेक नहीं कर पाया तो। अरे क्या बात करे भैया, आपको ऐसा लग रहा है। मैंने क्या, अगर ऐसा हो गया तो यार, भाई चलो आओ छत पे चलते हैं। फ्रेंड्स जानू मुझे छत पे ले गया। छत पे ले जाने के बाद उसने एक स्टोरी सुनाई कि भैया एक पोल्ट्री फार्म का मालिक, मुर्गी पालन केंद्र का मालिक जंगल में गया, पर्वत की चोटी पर पहुंचा, वो
वहां पर उसने एक बाज का फैल्कॉन, बाज का घोंसला देखा, उसमें बाज के अंडे रखे हुए थे। उस पोल्ट्री फार्म के मालिक ने उस अंडे को उठाया और उठाने के बाद अपने मुर्गी के जो फार्म था वहां पर ले जाकर मुर्गी के अंडों के बीच में रख दिया। मुर्गी ने जैसे अब सबके अंडों को, अपने अंडों को सेहा था, वैसे उसके बाज के अंडे को भी सेहा। मुर्गी के अंडों में से मुर्गी के बच्चे यानी चूजे निकले, बाज के अंडे में से बाज का अंडा बच्चा निकला। अब बाज के बच्चे ने देखा कि यार मैं ये चूजे लोग हैं, ये मेरे भाई बहन ही है। वो पक 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 फुदक फुदक के जाते तो वो भी फुदकने की कोशिश करता, वो पक 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 इधर तो वो इधर, वो इधर तो वो इधर, तो उनके पीछे पीछे जाकर वो खेलना शुरू किया। ऐसे रोज रोज खेलता था। कुछ दिनों के अंदर उसे एक एहसास होने लगा बाज को कि यार मैं तो थोड़ा सा इनसे बड़ा हूं, ये तो बहुत छोटे छोटे से, अगर मैंने पंख फैला दिए और ये सारे भी आ गए तो मैं ऐसे करूंगा तो इन सबको फेंक दूंगा बाहर, वो मुर्गा भी आ गया ना उसको भी उड़ा दूंगा एक ही बार में, मैं तो बहुत बड़ा हूं। लेकिन जैसे ही वो चूजे करते पक 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 पक, नहीं यार मैं चूजा ही हूं, इन्हीं का भाई बहन थोड़ा साइज में बड़ा हो गया हूं बस। हर रोज उसको ऐसा एक बार होता 24 घंटे के अंदर कि यार मैं कुछ खास हूं, इन जैसा तो नहीं हूं यार, अलग हूं। लेकिन वो जैसे ही खेलने लगते कि शायद इन्हीं जैसा ही हूं यार, थोड़ा साइज बढ़ गया है। ऐसा हर रोज होता। लेकिन दोस्तों जानू ने मुझे कहा कि भैया मालूम क्या हुआ? मैंने क्या हुआ? एक दिन उस पोल्ट्री फार्म की छत पर एक बड़ा सा बाज आ गया और उस बाज के बच्चे ने देखा यार मैं तो ऐसा ऐसा हूं, मैं ऐसा ऐसा नहीं हूं, मैं तो डिट्टो ऐसा हूं। उसके बाद उसने जंप करके पंख फैलाए और 4-5 बार उड़ने का कोशिश किया। वो बार बार उड़ने का कोशिश करे, उड़ते उड़ते वो बाज के पास जाकर बैठ गया। बाज उड़ा, पर्वत की चोटी पे जाकर बैठ गया और वो बच्चा भी पीछे पीछे उड़ते हुए उस पर्वत की चोटी पे जाकर बैठ गया। और उस दिन उस बाज के बच्चे को यह एहसास हो गया कि वो बाज है, चूजा नहीं है। और जानू ने मुझसे कहा कि भैया नाउ डिसीजन इज योर्स, अब ये फैसला आपको लेना है कि आप चूजे हो या बाज। दोस्तों छोटे से बच्चे ने मेरे को झकझोर के रख दिया इस स्टोरी से। मैंने एकदम से जान आ गई, मैं जानू इस क्लोरिया बाबरा की ऐसी तैसी मारूं, मैं खुद को उठ कर दिखाऊंगा इसके रिकॉर्ड को, कोई नहीं कुछ भी हो जाए इसको मैं ही तोड़ूंगा। इतने जोश से भर गया कि यार आशीष चूजे की जिंदगी नहीं, बाज की जिंदगी जीनी है। दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था लाइफ में। पहली बार डिप्रेशन में आया था उन 7 दिन पहले, छोटे भाई ने आकर झकझोर दिया, तब ये पता लगा ये शब्दों का बोझ अगर आपने ऊपर डाल दिया बहुत खतरनाक होता है, लेकिन किसी ने आपको थोड़ा सा बूस्टअप कर दिया तो आप पहाड़ तोड़ दोगे। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों इस बात को, एक छोटी सी बात थी वो एक स्टेप आगे और पीछे की। दोस्तों अपने दिमाग को आपको समझना होगा। अगर आपने ये सोच लिया कि आप किसी काम को कर सकते हैं तो पूरा विश्व आपको आइडियाज प्रोवाइड कराता है। अभी मैंने मेमोरी टेक्निक्स में बताया था ना, आइडियाज कहां से आते हैं। ऐसे आइडियाज आते हैं दोस्तों, जैसे अगर छोटे बच्चों को आपने कभी देखा है, एक लाइन का आंसर देखा और एक लाइन का आंसर देखते छोटा बच्चा खुश हो जाता है, मम्मा कितना इजी है। अभी उसने पढ़ा नहीं है, उसे इजी कह दिया, अच्छी बात है। लेकिन वही छोटा बच्चा जैसे 4 पेज का आंसर देखता है, ओ माय गॉड मम्मा ये तो बहुत टफ है, ये तो कोई कर ही नहीं सकता, वो टीचर भी नहीं कर सकती, इसने ये दिया है। अभी उसने पढ़ा नहीं है लेकिन उसके मुंह से क्या निकल गया, ये बहुत टफ है। तो दोस्तों एक बात सीख कर जाइएगा कि कोई भी आंसर इजी या टफ नहीं होता, वो केवल एक इंफॉर्मेशन होती है, सिर्फ सूचना और कुछ भी नहीं। लेकिन आपका दिमाग उसे बड़े अलग अलग शब्दों से नवाज देता है, ये तो बहुत मुश्किल है, टफ है, कोई नहीं कर सकता इसे। क्यों भाई, तो सूचना ही तो है। दोस्तों आपका ब्रेन खुद उस चीज को टफ बनाता है। जब तक वो समझ में नहीं आ रही है, जब तक वो याद नहीं हो रही, तब तक टफ है। जब याद हो जाती है उसके बारे में सोचते भी नहीं हो। और एक और बात बता दूं, बहुत ध्यान सुनना, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हमेशा आपने गौर किया होगा, आप हमेशा उस चीज को ही भूलते हैं जिसको आपने कभी ना कभी टफ कहा होगा। जब एग्जामिनेशन हॉल में याद नहीं आ रहा होता ना, तो आप याद करना कि इसको कभी ना कभी टफ कहा था आपने कि तो बड़ा मुश्किल है, वो याद नहीं आता। कोई ब्रेन बाउंडेशन बना देता है। वो कैसे? एक बाउंड्री बना देगा आपकी, जितने भी टफ आपने कह रखे होंगे उसके लिए अलग सेक्टर बना देगा, उन्हें याद नहीं आने देगा। जैसे आप कॉपी देखो सारा याद, एग्जाम देने की जाओगे बिल्कुल वॉश आउट। एग्जामिनेशन जैसे ही बाहर आओगे हॉल से तुरंत याद है, ओ माय गॉड उसका आंसर तो ये था। ऐसा हम सबके साथ होता है, आपने भी गौर किया होगा दोस्तों। अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा दोस्तों, ये ईश्वर ने बहुत ही शक्तिशाली चीज दी है आपको, इसको संभाल के रखना होगा आपको। इसकी सही तरीके से हिफाजत करनी पड़ेगी और सही तरीके से ऑपरेट करना आना चाहिए। अपने ब्रेन को आपको ट्रेंड करना आना चाहिए दोस्तों, वो बहुत जरूरी है।
अगर आपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया तो कुछ भी किया जा सकता है। वही दो ही चीज है, नाम और पैसा। कैसे आएगा? अपने ब्रेन को आप जबरदस्त तरीके से ट्रेन करिए। फॉरएवर मैं आपके साथ दूंगा दोनों चीजों पार्ट में। मोटिवेशन के लिए रेगुलर मुझसे जुड़े रहें, रोज मोटिवेट करता हूं अपने स्टूडेंट को। दूसरा, मेमोरी के लिए एप्लीकेशन पे चलिए आइए, मेमोरी गुरु आशीष शर्मा ऐप पर, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद क्या होगा? अपने आप को मोटिवेट करिए, मेमोरी को शार्प करिए, जिससे कि आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाए। लेकिन उसके बाद जो आपने अपने सपने देखे हैं उनको जीना स्टार्ट करें, उनके लिए टाइम दें और कुछ खास करके दिखाएं। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी सब कुछ ऐसे ही चलता जाएगा। जितना कुछ सोचा है उतना सब होगा, बस उतने के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ अगर खास सोचा है उसको कल कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। जो करना है आज करना है, अभी करना है। ब्लूप्रिंट बनाइए, आगे आपको क्या करना है, एक हफ्ते के अंदर क्या करना है, एक महीने के अंदर क्या करना है, एक साल में क्या करना है, 5 साल के बाद आप अपने आपको कहां पर देखते हो, वो अभी से बनाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा दोस्तों, अपने आप को समझना पड़ेगा। मेरी केवल यही है आपसे गुजारिश कि आप अपने आप को एक बार समझें, अपने आप का अपने खुद से परिचय करवाएं कि मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, क्या करना चाहिए और कर क्या रहा हूं। जब ये सारी चीजें थोड़ी देर अपने लिए दिया करें, अकेले में योग करा करें, ध्यान लगाया करें, वो नहीं तो अपने आप से शीशे के सामने बात कर लिया करें, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, उसमें समझ में आ जाएगा। क्या आप जब अपने आप से बात करोगे तो अगर आपने कुछ भी गलत किया है तो आईना कभी झूठ नहीं बोलता वहां नहीं छुपा पाओगे। लेकिन अगर आपने कोई ख्वाहिश कर रखी है तो वो बार बार आपको इंस्पायर करना चाहिए। मेरा अगर रूम आप देखेंगे, अवधेश भाई जब आएंगे तब इनको भी दिखाऊंगा मैं, हर जगह मेरे सारे टारगेट्स हर जगह लिखे हुए हैं। अगर मैं बैठा हूं तो मुझे मेरा टारगेट नजर आ रहा है, अगर मैं सोकर उठा हूं तो मुझे टारगेट नजर आ रहा है। मेरे हाथों पे कई सारी चीजें हैं, जहां पे भी मैं कुछ देखूंगा तो मुझे अपना टारगेट नजर आएगा। मैं हर वक्त उसे याद रखना चाहता हूं कि मैं किस लिए हूं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कब तक करूंगा, कैसा करूंगा, हर चीज। और वही चीज मैं चाहता हूं आप लोग अभी से समझें दोस्तों। सही समय पे सही गुरु का मिलना बहुत जरूरी था दोस्तों, और ईश्वर की कृपा से मुझे हमेशा सही समय पर सही गुरु मिले। कन्हैया जी की बहुत बड़ी कृपा रही है मुझे। जब लगातार फेल होता रहा तो BS शर्मा सर मिले, 10th तक 5 बार फेल थे, 12th का टॉपर। उसके बाद कराटे में दी बेस्ट टीचर मिले, हमेशा बहुत शानदार मिले। इसके बाद मेमोरी गुरु, इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी मैन, डायरेक्ट वही मिल गए, फिर नहीं रुका। और इन सबसे ऊपर अगर कोई चीज आती है तो वो केवल एक चीज आती है, पिताजी। वो मिले सही समय पे सही चीजें, जहां जहां भी जो भी मैं कर सकता था, अगर मैंने कुछ गलत किया तो उन्होंने मुझे बताया, फिर समझाने का तरीका जबरदस्त था। और जब तक भी वो मेरे साथ रहे तब तक मुझे पूरा एनालाइज करना सिखा दिया, मैं कौन हूं, क्या हूं, किस लिए आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या मैं कर पाऊंगा, हर चीज बताई। उन्होंने कहा बेटा आए हो तो जाना तो पड़ेगा। जाने से पहले उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे दी। वो पूरे 2 महीने जो लास्ट के थे उनके साथ, वो अपना पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस मुझे देकर गए, हर चीज। नहीं है आज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके सारे वीडियोस, जब भी डिमोलाइज होता हूँ उनके सारे वीडियोस को मैं देख लेता हूँ, फिर से इंस्पायर हो जाता हूँ। याद तो आती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही है। कन्हैया जी ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा मेरे साथ है। माँ बाप का आशीर्वाद वो हमेशा रहता है, लेकिन माँ बाप हमेशा हर किसी के साथ नहीं रहते। तो जब तक हैं तब तक उनका कहा माने, उनसे सही मार्गदर्शन लें, डिस्कस करें। अभी कोई भी अगर डिस्कशन अगर आप करेंगे, कोई भी अगर कहीं भी आप फंस रहे होंगे ना, देखिए माँ आपको प्यार कर सकते हैं, लेकिन पिताजी अगर आपको डांटेंगे भी ना तो सही मार्गदर्शक दुनिया में उनसे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, ये पक्की बात है दोस्तों। तो शेयर करें, बोलना सीखें, उनसे बातें करें दोस्तों। काफी वक्त ले रहा हूं मैं आपका अभी, अवधेश भाई से भी थोड़ी देर बात करूंगा अभी मैं, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 ही चीजें जो मैंने आपको बताई थी, नाम और पैसा, हाँ है ये सर्वोपरि आती हैं, लेकिन जो फैमिली है वो उन सबसे ऊपर है। माँ बाप आज आपके पास है, खूब सेवा करो, वो दोबारा लौट कर बातें नहीं आती, फिर केवल बातें ही रह जाती हैं और कुछ नहीं होता। लेकिन सबसे पहली चीज आती है आपकी फैमिली, माँ बाप की सेवा, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छी तरीके से करें, पहली पार्टी। दूसरा, कुछ ऐसा करके दिखाइए जिससे कि माँ बाप को आपके नाम से जाना जाए, वो उनको आप सही तरीके से कोई गिफ्ट देंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उनकी माँ बाप की हमेशा ख्वाहिश होती है कि उनकी पहचान उनके बेटे के थ्रू हो। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमसे बहुत आगे जाए हमारा बेटा, तो उसका ख्याल रखें, और उसके लिए आपको जो भी कुछ खास करना पड़े उसे जरूर करें। अवधेश भाई,
जी आशीष, हम्म। क्या बात, अद्भुत, अतुलनीय, इनक्रेडिबल। मैं आपसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई वीडियो, जैसे आपने वर्ल्ड क्लास वेबिनार्स दिए हैं, सेमिनार्स दिए हैं, वर्कशॉप दिए हैं, उसमें कुछ मेमोरी टेक्निक्स बताइए, क्योंकि मुझे पता है हम लोग अभी जूम की वजह से लिमिटेड हैं, रेस्ट्रिक्टेड हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं हाँ आप जी। सभी को बता दूं, आशीष जी एक अद्भुत मेमोरी गुरु है, मैंने उनकी फ्रेम देखा है। इनको आप कितने भी नंबर से एक मिनट के अंदर याद कर सकते हैं, उनको उल्टा करके पीछे से, आगे से, बीच से, कहीं से भी सुना सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी वीडियोस, एवरीथिंग। मैं आपसे, मेरी रिक्वेस्ट यही है, अगर संभव हो सके तो कुछ वीडियो बाइट्स अगर आप अपने किसी वर्कशॉप की यहाँ पर शेयर कर इसमें सकें। कनेक्ट नहीं हो पाएगा। आज मैंने सुबह टीम मेंबर से भी कहा था, तो उन्होंने कहा था कि इसमें कनेक्ट नहीं हो पाएगा। कई सारी वीडियोस थी जैसा आपने बताया था, तो हम लोगों ने कई सारी सेलेक्ट करके डाल दिए थे, लेकिन इससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो हम्म। कोई डेमोन्स्ट्रेशन अगर हो सकते हो संभव, तो एक बार मैं आपसे आग्रह करूंगा वो कुछ। उसके लिए तो बहुत सारी चीजें चाहिए अभी फिलहाल, तो बोर्ड बोर्ड लगाना, और फिर चलिए मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। एक काम करिएगा, जैसे अवधेश जी ने बताया कि कोई डेमोन्स्ट्रेशन, तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, मेमोरी गुरु आशीष शर्मा, और उसमें जैसे अभी इन्होंने नंबर्स की बात करी ना, तो आप देख लीजिएगा कि एक्चुअली ये मेरा पहला रिकॉर्ड था जो मैंने ग्रीस के लिए अप्लाई किया था। जो लॉन्गेस्ट मूवी वाचिंग मैराथन है ना, उसको तो उन्होंने सेलेक्ट किया, जबकि मैंने जो भेजा था वो था 43,000 नंबर्स को एक बार में देख लेना और उसे सीधा या उल्टा कैसे भी सुना देना। मैं आपको बता दूं दोस्तों, चलिए एक यहाँ से एक लिंक देता हूँ। आपके पास अभी याद करने के केवल दो ही मेथड है, मालूम है क्या? पहला तो समझ कर, सब लोग कहते हैं हाँ समझ के करना चाहिए, और दूसरा मेथड है जब समझ में नहीं आएगा तो क्या करते हो आप? रट्टा, क्रैमिंग। आफ्टर एग्जाम तो देनी ही है ना। तो दो ही मेथड है आपके पास, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो उन दोनों मेथड को आप सही समझ रहे हैं या गलत, उसका जवाब अभी मैं आपको देता हूं। सब लोग कहते हैं समझ के याद करिए, मैं भी कहता हूं चलो ठीक है हाँ समझ के याद कर लो, लेकिन कितना सही है अभी समझ लीजिए आप इस बात को। एक आंसर में 100 लाइन है, 100 लाइन है, बहुत अच्छी तरह से आपने समझ ली। वही आंसर एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको देना है, तो क्या दोस्तों 100 की 100 लाइनें आपको याद आ जाएंगी? हाँ या ना, या कुछ रह जाएंगी? बताओ, कुछ रह जाएंगी? अच्छा कुछ याद आएंगी, बाकी सब गोल। ओके ओके ओके, मजेदार बच्चे हैं दोस्त आपके। चलो ठीक है, सुनो सुनो सुनो। 100 लाइनें 100% बहुत जम को समझ लिया, उसके बाद भी एग्जामिनेशन हॉल में दो चार लाइन हम फिर भी मिस कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि समझकर याद करने के बाद भी तो हम भूल गए ना। यहां से मेमोरी का पार्ट स्टार्ट होता है। सुनिएगा, अगर मैं 100 लाइनें याद करता हूं तो मैं आपको बता सकता हूं 72 नंबर की लाइन में ये लिखा हुआ है, 97 में ये लिखा हुआ है, 42 में ये लिखा हुआ है। मैं किसी भी आंसर को रिवर्स ऑर्डर में सुना सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने ब्रेन में कहां पे स्टोर किया है। आपको तो मालूम ही नहीं है, आपसे पूछेंगे कि कहां पे स्टोर किया, दिमाग में होगा तो कहीं ना कहीं तो होगा। आपको मालूम ही नहीं किस जगह। मुझे स्पेसिफिक जगह मालूम है कि जहां मैं रखूंगा सामान को, वो वहां से वापस आता है। फॉर एग्जाम्पल इसको और इजी कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी अभी ये वाली बात। एक अलमीरा है, एक अलमारी है, ओके। उसके अंदर आपने अपने कपड़े, शर्ट, पैंट, कोट, जूते, कॉपी, पेन, पेंसिल, सारी चीजें ठूस ठूस के भर दिया आपने, घरेलू पूरा सामान भर दिया। अब आपको जरूरत पड़ती है पेन की, तो आपको जाते ही मिल जाएगा या ढूंढना पड़ेगा? हाँ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपने भूस की तरह ठूस ठूस के भर दिया है। लेकिन अब दूसरी अलमारी है, अब उसमें आपने रैक्स बना दिए, कॉपी की है, पेन की है, कोट की है, और पेन की है, रबर की है, और जूतों की है, मोजों की है। तो इस तरीके से आपने सारी की सारी रैक्स बना दी। अब आपको जरूरत पड़ती है पेन की, अब जाते ही जाते मिलेगा या नहीं? हाँ अब मिल जाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि अब आपने रैक्स बनाई है। तो ऐसा ही हमारे दिमाग के लिए है कि जब मैं याद करता हूं तो मेरे पास रैक्स हैं, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स हैं, मुझे वहीं पर रखना पड़ता है बस आंसर, और वो वहां से बैक होकर आता है। लेकिन आपके पास तो है ही नहीं ऐसा कुछ। आप तो ये कहते हैं हाँ दिमाग में कहीं ना कहीं जा रहा है, तो इस तरह से ठूसने से कोई फायदा ही नहीं होगा, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है एग्जाम में याद आ जाए। लेकिन मैंने अपनी एप्लीकेशन में ऐसी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं कि आप जहां जो चीज रखोगे हैंड टू हैंड आपको वापस मिलेगी, फिर चाहे सीधा आंसर सुनाओ या उल्टा सुनाओ। अवधेश भाई, कुछ दिनों के बाद आलम कुछ ऐसा हो जाएगा, जब ये बच्चे सीख जाएंगे ना, तो जितने भी आपके यहाँ टीचर्स या लेक्चरर्स हैं उनकी थोड़ी सी शामत आ जाएगी। क्योंकि बच्चों ने अगर एक बार बोर्ड पे देख लिया ये लिखा हुआ है, तो बच्चे ये बोल देंगे, अगर टीचर ने पूछा कि याद हुआ नहीं हुआ या नेक्स्ट करो, तो बच्चे बोलेंगे कि याद हो गया। अच्छा याद हो गया तो सुनाओ, तो बच्चों का जवाब मालूम क्या हुआ? मैम सीधा सुना या उल्टा, रिवर्स ऑर्डर में? और ऐसा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मेरी वीडियो देखोगे तो आपको एहसास हो जाएगा इस बात का,
क्योंकि मेरे खुद के स्टूडेंट भी, वो बहुत छोटे भी हो या बड़े भी हो, वो भी ऐसा कर सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने आज से पहले इसके बारे में नहीं सुना है तो आज तो सुन लिया, अब आप करिएगा, हो जाएगा। जी अवधेश भाई। कोविड-19 के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आप अद्भुत मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और कर्मयोगी हैं, कर्मयोग की भूमि से आते हैं, थोड़ा सा गाइड करिए। बहुत लोग पैनिक में हैं, किसी को कोई डर सता रहा है तो किसी को कोई दूसरा डर सता रहा है, स्वास्थ्य खतरे में है, इकोनॉमी खतरे में है, शिक्षा व्यवस्था में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा उसको लेकर गाइड करिए आशीष। ओके फाइन। दोस्तों, जितना समय भी ये लॉकडाउन चल रहा है या ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या ऐसा भी कुछ भी, आपके पास बहुत सारा टाइम है, ये प्लस पॉइंट है आपके पास। इसको आप ऐसा सोचें कि यार ये तो बड़ा खराब टाइम आ गया, ये आपके ऊपर सोच सकते हो, या इसको आप अपॉर्चुनिटी समझें, यार अब ऐसा टाइम आ गया, अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कौन कौन सी अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इस ब्रेन को सबसे पहले शार्प करो, फिर अलग अलग स्किल, जो भी आपकी ख्वाहिश है उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ स्किल्स होती हैं, उनको भी कंप्लीट करिए। तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। इसको ये त्रासदी हो गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप लोग स्टूडेंट हैं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। अपना करियर बनाएंगे, देश का भला हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। लेकिन अपना करियर बहुत शानदार कैसे बनाए, उस पर आपको सोचना होगा, उसका सोचिएगा। तो इससे बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कैसे भी नहीं। आप अपने थोड़े से प्रोटेक्शन रखें कि हाँ मुझे मास्क का यूज करना है, सैनिटाइजर का करना है। और मैं आपको बता दूं हकीकत क्या है, हकीकत ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। इस तरह से मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल डर नहीं है, मुंह पे कहूंगा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूंगा। बाहर अगर मैं मार्केट में जा रहा हूँ और देख रहा हूँ बहुत ज्यादा सैनिटाइजर, ये करो वो करो ये करो, हाँ केवल ये कि अगर पुलिस वाला है मास्क तुरंत आ जाएगा, पुलिस गया सीधा, ये चल रहा है, ये मथुरा ही नहीं हो सकता, आप क्या भी चल रहा हो, हर जगह चल रहा है। और इसके अलावा और क्या हो रहा है, आप मॉल वगैरह में कहीं भी, यहाँ पे तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ खुले हुए हैं, मथुरा में तो मंदिरों में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस है, वहां नहीं है, लेकिन मैंने वहां पर ये सब कुछ देखा है कि बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इससे सेफ्टी आप ही की है, तो आप कोशिश करें किसी के संपर्क में आने से पहले आप लगा कर रखें। अगर मास्क लगा रहेगा तो बहुत ज्यादा अच्छी है, छोटा सा सैनिटाइजर रखें, इससे आप अपने हैंड वॉश कर सकते हैं, इतनी प्रोटेक्शन आप रखें। क्योंकि इस बार मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो मुझे लग रहा है, पता नहीं ये सही होगा अवधेश भाई आपके इस लाइव टेलीकास्ट में या नहीं होगा, पर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अगर ऐसा भी हुआ है तो जितने सारे लोग, डेंगू आ गया, चिकनगुनिया आ गया, इतनी सारी चीजें जो होती थी अब कहाँ गई, वो सारी चीजें कहाँ चली गई जो लगातार इतनी सारी रश होते थे, वो तो गायब हो गए ना। तो सब कुछ, अब मैं कहूँ नहीं कहूँ मुझे नहीं लगता ये सही प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको यार बिंदास रहने का है, बिल्कुल टेंशन नहीं, पैनिक होना ही नहीं है। अपने स्किल को डेवलप करोगे वो काम आने वाला है। अपनी खुद की जो स्किल आपको अगर डेवलप करनी हो तो उसके बारे में जरूर सोचें, विचारें। जो आपको ये समय मिल रहा है ये आगे नहीं मिलेगा, आगे बहुत स्पीड से लोग बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय को यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की अगर आपकी तैयारी चल रही होगी तो यकीन जानिएगा 1 या 2 नंबर कम अगर आपका आ गया तो 1-2 हजार लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। तो उस तैयारी को आड़े हाथों लीजिए, बहुत स्ट्रिक्टली लीजिए, लूज मत छोड़ देना, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो अपनी प्रैक्टिस पे लगातार लगा हुआ है। हाँ, उसे अगर 24 घंटे देने पड़ रहे हैं या 24 में से 18 घंटे भी पड़ रहा है तो आप मेरी एप्लीकेशन पर जाएं, टेक्निक सीखें, और टेक्निक सीखने के बाद 10 घंटे की पढ़ाई को 1 घंटे में कर लें, जिससे कि उस बंदे से आगे निकल पाए। अवधेश भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कोविड से। बहुत बढ़िया, नहीं बिल्कुल नहीं डरेंगे, हम सब मिलकर उसका संघर्ष के साथ सामना कर रहे हैं और बहुत आगे निकलना है। जब आप इतना अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं तो हमें पूरा विश्वास है, पूरे सभी विद्यार्थी, सभी लोग जिंदगी में एक नई सफलता का आयाम स्थापित करेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, डॉक्टर नीतिका, डॉक्टर उर्वशी, we can take some questions from the students. Dr. Nitika, please check if students are willing to ask some questions now. That will be the best way. जी सर, we are arranging for the question answer sessions. Okay sir. Students, you can ask the question in the chat box. Please put your questions in the chat box. सूरज अवस्थी जी, मैं देख पा रहा हूँ, सूरज अवस्थी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताएं, अनम्यूट करें इनको जरा। सूरज, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज अनम्यूट।
चलिए, शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जी, कोई और स्टूडेंट्स कुछ पूछना चाह रहे हैं? कुछ मोहम्मद कैफ सिद्दीकी, मोहम्मद कैफ सिद्दीकी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मिस्टर नीरज कुमार। Students, Hello, kindly. sir. Good Yes, afternoon. yes, Mohammed Kaif. Yes, कैफ। Yes, Good yes. afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. नीरज, you Sir, can ask Good afternoon, after sir. कैफ। Yeah. Sir, Good मेरा morning, question everyone. ये है- Yes, sir. Good afternoon, sir. Yes, Kaif, मोहम्मद कैफ, yeah, please. सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अभी हम लोग 4th ईयर में हैं कि तो 4th ईयर में बहुत सारी टेंशन रहती है कि जॉब करने या फिर हायर एजुकेशन के लिए जाएं या फिर क्या करें, मतलब एक प्रेशर अलग सा बना होता है, तो उस टाइम पे मैनेजमेंट क्या करें, कैसे करें? मोहम्मद कैफ। यस सर। ओके। 4th ईयर में अब आगे क्या आपको क्या करना चाहिए, आप ये जानकारी चाह रहे हैं? हाँ, यस सर। ओके। 4th ईयर किस चीज की 4th ईयर है आपकी? किस कोर्स में हैं आप मोहम्मद कैफ? बीटेक? यस सर। मोहम्मद कैफ, सुन पा रहे हो आप मुझे? Yes, sir. चलिए, He's a BTech student, sir. He's a BTech BTech student, student. and Okay. he's in सर fourth year. म्यूट कर दिया सर आपने। Okay. नहीं, मेरे पास आवाज आ रही है। Okay. नहीं सर, मैं म्यूट हो गया था। अच्छा, आप हो गए थे। हाँ, अब बताओ। Okay. आपने 4th ईयर सर चल रहा है Yes, sir. आपका या कंप्लीट हो गया है? अभी चल रहा है सर। ओके, चल रहा है। ओके। किस ब्रांच में हो? सर कंप्यूटर साइंस। और सीएस में हो। आगे क्या करना चाहते हो? सर अभी फिलहाल तो मैं हायर एजुकेशन के लिए सोचता हूँ, लेकिन फिर भी साथ साथ में पैरेलल में लगता है कि प्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल मत जाना, सुनो मेरा बात। जो आपने पहले करना है ना, अपनी सारी चीजें कंप्लीट करो। एमटेक करना है तो एमटेक करो, बिल्कुल करो, बिंदास करो, अच्छी तरीके से करो। 2 साल और सही, मजबूत बन के बाहर निकलो, अधूरा नहीं। प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, कूल काम बिल्कुल। डैडी कह दो, डैडी 2 साल और मेरे को आप पढ़ाइए, कैसी भी स्थिति हो तो 2 साल वो और मैनेज करेंगे। अब आपका वो कंप्लीट हो जाने के बाद 2 साल आपको ये भी मनन करने को मिल जाएगा कि मुझे और आगे क्या करना है। इसे कंप्लीट करने के बाद मेरे को जॉब पे जाना है या खुद का कुछ करना है, तो आपके पास 2 साल और होंगे, तकरीबन 700 दिन होंगे ये सोचने के लिए कि जो मैं कर रहा हूं इसके बाद मुझे जॉब करना चाहिए, अपना कुछ स्टार्ट करना चाहिए। तो आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस आ जाएंगे इन 2 साल के अंदर। लेकिन एक और चीज बता दूं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर सीएस से अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप सीखने के लिए इसे कर रहे हैं, कुछ खास इसमें बनाने के लिए आप कर रहे हैं, आप मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हो? यस सर, ऑफ कोर्स। अगर आप केवल मार्क्स लाने के लिए कर रहे हैं तो उतना ही करें केवल, और फिर कहीं और सोच लें कुछ और करने के लिए। लेकिन अगर आप इसमें झंडे गाड़ने के लिए कह रहे हैं, मैंने अपने बेटे को ये कह रखा है कि बेटा तू जो करे अपना 100% दे। अगर तेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, भाड़ में जान देना पढ़ाई। कौन कहता पढ़ाई कर, 1 साल बिल्कुल फेल होता रहे, मैं भेजता ही नहीं तेरे को, कुछ और करना है उसमें कर, लेकिन उसमें झंडे गाड़। वही मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अगर आप जॉब के लिए सोच रहे कि आगे 2 साल मैं इसमें और डिग्री ले लूं, डिग्री लेना बहुत अच्छी बात है। हो सकता है बीटेक में उतना सारा नॉलेज नहीं हुआ हो जितना कि अब आपके पास एमटेक के बाद आ जाएगा। उसके बाद अगर कुछ क्रैश कोर्सेज भी करने पड़े वो भी करना, लेकिन फिर उसमें झंडे गाड़ देना, अपना खुद का कंपनी डालना, जबरदस्त प्रोग्रामर बनना। अगर आप केवल देखो, सिंपल सी बात है, या तो दूसरों के लिए आप काम करो या खुद का वजूद खुद खड़ा करो। खुद का वजूद खड़ा करने के लिए देखो, अगर आपको अपने काम के ऊपर भरोसा है तो जॉब करना, अगर आपको अपने खुद के ऊपर भरोसा है तो बिजनेस, और उसे करने से पहले उसका पूरा प्रॉपर नॉलेज लेना, दोनों चीजों का। तो सबसे पहला जो अभी आपका टारगेट है वो केवल एक ही बना रहना चाहिए, और वो है मुझे जमकर सीखना है। मार्क्स नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन प्रोग्रामिंग बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। समझ पाए क्या? ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, Ashish sir. Thank you. ओके, शुक्रिया मैम। Okay, next student, Suraj, can you hear us now? नीरज कुमार। Okay. यस मैम। सर मेरा एक सवाल है, मैं एलएलबी 3rd फाइनल ईयर का हूँ स्टूडेंट, नीरज, बट मैं सेल्फ डिपेंड हूँ। हाँ सर, मैं सेल्फ डिपेंड हूँ।
हाँ। लेकिन मेरे साथ इशू ये हुआ कि जो मेरा बिजनेस था वो पार्ट टाइम में करता था, इवनिंग में अपने शॉप पे बैठता था, बट इस लॉकडाउन की वजह से मेरा वो भी चला गया, जिसकी वजह से मैं अब अभी एक मतलब ये पहले जो बिजनेस के साथ भी मैं स्टडी करता था, स्टडी के लिए जब बैठता था तो मन लगता था, बट अभी करंटली सिनेरियो में होता है कि जैसे ही अगर आधे घंटे 1 घंटे में पढ़ता हूँ उसका मेरा सर दर्द करने लग जाता है बहुत ही ज्यादा। फिर ऐसी कंडीशन में फिर वहां से मेरा माइंड हट जाता है कहीं ना कहीं। ऐसे कंडीशन में पढ़ाई के लिए क्या कर सकता हूँ? हाँ नीरज जी, आप LLB कर रहे हैं ना अभी? यस सर। ओके, तो सुनिएगा ध्यान पैरेलल से। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहा हूँ सर। राइट राइट राइट, ठीक है, समझ गया मैं। नीरज जी, आप पढ़ने में कितना टाइम देते हैं अभी? सर अभी एक्चुअल में मैं जब मेरा बिजनेस भी था, जब भी मैं 3-4 घंटे देता था मन लगा के पढ़ पाता था, लेकिन अभी मैं ये आधे से 1 घंटे में मेरा माइंड थक जाता है। ठीक है, कोई सुनिए, दोनों का इलाज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो एक चीज को आप समझ लीजिए, एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, दो नावों में पैर रखकर नहीं चलना है, समझ में आई ये वाली बात? ओके। हाँ, तो आपको अगर तैयारी करें तो ढंग से तैयारी करें, या फिर आपको अगर मजबूरी है, क्या मेरे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है इसलिए मेरे को कुछ ना कुछ करते भी रहना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा, अगर ऐसी बात है तो उसका भी इलाज है। ध्यान से सुनिएगा, उसको आप करें तो उसके लिए सबसे पहले अपने ब्रेन को इतना शार्प करा दें। आपने बताया था LLB, जैसे IPC लॉ है, ठीक है ना? IPC में कितना धाराएं होती मालूम ना? 511। यस सर, 511 यस। ओके, तो अभी मैंने एक नाम लिया था शांभवी सिंह का, एक छोटी सी बच्ची 4 साल की। यस सर। कल या परसों एक वीडियो मैंने डाला है मेमोरी गुरु आशीष शर्मा चैनल पर, देखना। अभी उसको जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है ना, तो उसने हल्का सा एक क्लिप भी दी है, उसने बाइट दिया था IPC लॉ का। वो 4 साल की बच्ची IPC लॉ याद रख रही है, कर रही है पूरे सारी सेक्शन सब सेक्शंस। उसके बाद CRPC, उसका भाई कर रहा है संविधान को याद कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 10 साल का बच्चा और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद, बड़ी बात है। और आप कोशिश करिए, पता लग जाएगा याद होगा कि नहीं। और जबकि उनके पिताजी ने ये किया था मेरा कोर्स, और वो भी ऑनलाइन मतलब केवल एप्लीकेशन, और उसके बाद अपने बच्चों पे अप्लाई करा दिया, बच्चे अब केवल खेल रहे हैं उनसे। ये वाली बुक लाइए, दे दीजिए, ये वाली है, चलो इसे भी याद करते हैं, वो खेल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्रेन को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि जिसकी वजह से आप किसी एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं, तो वो चीज सीखे पहले। ये हो गया, ये वाली बात क्लियर हुई पहले? यस सर, यस सर। ओके, अब दूसरी बात, अब आपने जो बिजनेस कर रहा है ना, जो आप कर रहे हैं, यहाँ जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे पर्टिकुलर टाइम देते रहे, लेकिन जो वहां पर भी टाइम मिले ना, उसको भी आप यूटिलाइज करें, पहली चीज। और जो आपने UPSC की अगर तैयारी करनी है, तो उसके लिए कम से कम 17-18 घंटे जो आपको देने पड़ेंगे, तो आप स्पाइडर नोट्स बनाना सीख जाएं। स्पाइडर नोट्स ऐसे होते हैं कि 10 घंटे की पढ़ाई को 1 घंटे में याद करना सिखाना, प्लस उस 10 घंटे की पढ़ाई का अगर रिवीजन करें, तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 10 घंटे की पढ़ाई का रिवीजन हो जाए। कहां 10 घंटे और कहां सिर्फ 10 मिनट। समझ पाए इस बात को नीरज जी? यस सर। ओके, तो है ना, इस तरीके से आप उस ट्रैक को अख्तियार करिएगा, डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और थोड़ा सा मनन करिएगा, मैं सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। और रही बात, आप जब एप्लीकेशन पे आएंगे ना मेरे, तो उस एप्लीकेशन में काउंसलिंग सेशन भी है, आप उसे टैप करेंगे तो अभी तो केवल 10 मिनट की 15 मिनट की मैं आपको बात कर सकता हूं, उसमें 1 या 2 घंटे का काउंसलिंग सेशन भी है। उसमें प्रॉपर आपके बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि आपने हल्का सा मुझे अपने बारे में बताया, उतने पर ही मुझे रिजल्ट देना पड़ रहा है आपको। जबकि जब तक मैं आपके बारे में संपूर्ण नॉलेज नहीं होगी मेरे पास कि हाँ आप क्या करते हो, कैसे करते हो, अब तक पढ़ाई में कैसे रहे, क्या सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ के साथ हैं, और आप क्या करना चाहते हो, कैसे कर पाओगे, ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा, ब्लूप्रिंट बनेगा। उसके बाद वो कॉन्क्रीट प्लान होगा, तब जाकर आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। लेकिन अभी जो बताया उतना काफी है अभी आपके लिए। ओके नीरज, Thank you, Ashish sir. Thank you, Neeraj. Okay, our next participant to ask the question, Chahat. Okay, Kavita ma'am, please unmute Chahat. Chahat is a student of BCom. She wants to ask one question. Very good morning, sir. राधे राधे चाहत। Radhe Radhe, sir. Your session was really good. Sir, my name is Chahat Gupta and I'm from BCom second year. As we all are in our graduation, so every day is a day to explore for us and every day we learn so many things. Currently it happens with me because different courses we have to learn during that time, different lectures are there. So sometimes it happens when we learn a particular subject, we get to mess it up with so many other things. So when the day comes when we have to give the result, so the different subjects and their concepts usually get sum up together. So how to overcome that? ओके, बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये ओवरलैपिंग हमेशा चलेगा, हम और बचपन से भी चलता आ रहा होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि अभी आपको इसको टैकल करना आता ही नहीं है।
सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि इसे टैकल कैसे करें। हर चीज के लिए आपको ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, मेमोरी टेक्निक्स आपको सीखना पड़ेगा। जब मेमोरी टेक्निक सीख जाएंगे तो फिर आप ये सब कुछ अच्छी तरह से टैकल कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जितना जरूरी याद करना होता है, ठीक उतना ही जरूरी भूलना होता है। लाइफ में ऐसी कई सारी चीजें होती हैं कि जो मान लीजिए जैसे आपने बताया कि एक पीरियड में कुछ और है, दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और, तो आपस में मिक्सअप हो जाए। मैं आपको बता दूं, अगर शुरुआत के पीरियड में ही ना अगर जमकर डांट पड़ जाए ना, तो आगे के जितने भी 4-5 पीरियड होंगे ना वो सारे बेकार हो जाएंगे। आपको मानते हो इस बात को? नहीं चाहत, सुन पा रहे हो आप? शायद म्यूट हो गया आपका। ओके 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 ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको वो भी सीखना पड़ेगा कि कैसे तो याद किया जाए वो सिलेबस के लिए, और कैसे भूला जाए ये उतना ही जरूरी है जितना याद करना, वो भी बहुत जरूरी होगा आपको। तो ये मिक्सअप होने की जो मेन वजह ये है कि जब तक आपको पहला पीरियड में समझ में आना शुरू होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, वो अधूरी रहेगी इंफॉर्मेशन। जैसे दूसरे में समझ में आना शुरू होगा वो खत्म, और तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रैक्स एंड सेक्टर्स का जो मैंने आपको बताया था वो सीखना पड़ेगा कि जब टीचर कुछ भी बता रहा है वो हैंड टू हैंड सेम होता जाए, फिर स्टॉप, वहां से खत्म हो जाएगा। ये कुछ मेथड्स होते हैं, ब्रेन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सीखने पड़ेंगे। एक वर्बली अगर मैं आपको बता दूं नहीं चलेगा, ये पूरा आपको लेक्चर लेना पड़ेगा, पूरी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आसान हो जाएगा। लेकिन है आप इस बात का जवाब ये हो सकता है, क्या ये सारी टेक्निक्स हैं इसमें? आप बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन में पहुंचेंगे तो उसमें ये टेक्निक्स हैं जिससे कि आप कभी भी ओवरलैपिंग से तो आप बिल्कुल दूर रहेंगे 100%। क्योंकि कैसा कभी कभी ऐसा होता है ना, एग्जामिनेशन हॉल में आंसर किसी और चीज का लिखकर कुछ और आ गया, और जैसे ही बाहर आए, माय गॉड उसका आंसर लिखा ही मैं तो इन सब का इलाज है। पर ऐसा होगा नहीं, आप उसमें जाइएगा और अच्छी तरह से सीखने के बाद प्रैक्टिस करिएगा, फायदा होगा आपको 100%। Thank you, sir. Definitely, I'll learn and practice. Thank you so much. Thank you, Chahat. Thank you, Ashish sir. Okay, our next student. Any other? Pragati Singh. Let's, I hope, last question. Let's take the last question. Okay, sir. Pragati, please ask your question. Good afternoon, sir. Sir, myself Prakriti Singh. Radhe Radhe, sir. Sir, myself Prakriti Singh, and I am BCA first year student. सर जब मैं 10th से पहले थी तो मैं पढ़ने बहुत अच्छी थी, एंड जब मैं 10th के बाद आया तो जो मेमोरीज की आप बात कर रहे हो कि मेमोरी, ये बहुत बड़ी इशू था। कोई भी चीज याद करते थे उसे भूल जाते थे, खासकर जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते थे तो हम भूल जाते थे। कई बार कुछ स्पीच देनी होती थी तो स्टेज पे आते थे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अपना कम हो जाता था कि हमें पता होता हमारे माइंड को कि हम भूल जाएंगे। तो उसको कैसे ग्रो अप करें, और जो एक मोटिवेशन थी तो एंड तक कि हाँ हम ये चीज कर सकते हैं, वो धीरे धीरे आके कम होती चली गई। 12th में 80% आए। आई एम PCM स्टूडेंट, एंड कॉन्फिडेंट लेवल एंड मेमोरी पावर वो सब वीक हो गई है, उसको कैसे ओवरकम करें? ठीक है प्रगति, सबसे पहले आपको भी मनन करना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि मैं क्यों हो रही हूँ, वो रीजन क्या है। अब मुझे आपके लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, जैसा जैसा आपने थोड़ा सा बता दिया उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर इसको मोटे रूप में लूं कि सबके साथ इस तरह की अगर किसी के साथ प्रॉब्लम आ रही हो तो उनको क्या करना चाहिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। 12th तक की एक अलग लाइफ थी, अब दूसरी लाइफ आएगी, फिर तीसरी आएगी, ये अलग अलग 3 सेक्टर आएंगे आपके। अभी जो भी आपका चला है, ग्रेजुएशन चला है, ठीक है, आपने शुरुआत कर दी प्रगति। अब जैसी मेमोरी आपकी थी, आप 80% ला चुके हो, अच्छा ब्रेन था आपका, सारी चीजें ठीक थी। लेकिन मैं आपको बताऊं प्रगति, आपने मेहनत की होगी तब आया होगा, ये हवा में नहीं आ गया होगा, हर किसी को नहीं आते अगर ऐसे बात हो तो अब मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा। हम कहते हैं ना, हमसे पहले से कहा जाता है ना, बस यार तू हाई स्कूल कर ले, उसके बाद तो मजे ही मजे कर ली, फिर देखिए 12th कितनी टफ होती है। बस यार एक बार 12th कर ले, फिर मजे ही मजे कर लिया, और उसके बाद ग्रेजुएशन, तो बस ये ग्रेजुएशन हो जाए फिर तो मजे ही मजे, कभी मजे ही नहीं हुए। हर बार सिलेबस बढ़ता गया। हाँ प्रगति, क्या कहा आपने? 12th से पहले सबने बोला था कि 12th तक मेहनत कर लो, ये इजी होती है, 12th के आगे की लाइफ बहुत इजी होती है। ये सब कैसे कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो मजे मजे आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। सबसे पहले तो थोड़ा सा बचपना छोड़कर आपको सीरियस होना पड़ेगा कि एक्चुअली मेरे को जो कहा जा रहा है क्या वो सही है या गलत है, पहले तो एनालाइज करो। आप मन लगा के पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, दिल ही नहीं है मेरा पढ़ने में, क्यों पढ़ूं, पापा पढ़ा रहे इसीलिए तो पढ़ रही हूँ, यही तो होता है।
अब मैं क्यों पढ़ रहा था, अवधेश को अच्छी तरह से मालूम है कि पापा को मार्कशीट दिखानी थी बस और कुछ पढ़ाई में कुछ करना बिल्कुल नहीं करना। तो ऐसा था। लेकिन अब ऐसे मुकाम पर हूं, मैं आपको समझा सकता हूँ। उस वक्त ऐसा कोई मेंटर नहीं था। अब अच्छी तरह से बता सकता हूँ आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अपना ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करें। ब्रेन एक अलग चीज है जो आपको रिकलेक्शन जो देगा ना, क्या आपने अपनी स्ट्रॉन्ग कर लिया कि जो भी कुछ मैं याद करना है कैसे करना है और एग्जामिनेशन में लिख कर आना है। लेकिन फॉरएवर के लिए याद कैसे हो, उसे अप्लाई कैसे और कहां कहां पर करना है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। बस ये है कि आपका जो 10 घंटे की पढ़ाई है वो 1 में हो जाए या 2 में हो जाए, या 20 घंटे ना देना पड़े, 5 घंटे देने पड़े, 2 घंटे देने पड़े, 3 देने पड़े। इस तरह से आपका टाइम मैनेज हो जाए। बस इतना करते करते आप चलते रहिए और अपने पैशन को जीते रहिए। जो भी पैशन, कुछ ना कुछ तो होगा आपका, उसको जरूर जिए। वो टाइम भी दोबारा नहीं आएगा, ये वाली बात भी सही है। लेकिन उससे आप अगर लगता है कि आप फ्यूचर में कुछ खास कर सकते हैं तो उसको मरने ना दें। वो आपने देखा ना बाज वाला, तो वो पीछे का स्टेप ना ले लें, एक स्टेप आगे ही लें। क्या मैं कर सकती हूँ, करके दिखाऊंगी, बिल्कुल मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। ग्रेजुएशन है ठीक है, इसमें भी टॉप मारना है मेरे को, लेकिन अपनी लाइफ में जो पैशन बना रखा था उसके लिए भी टाइम निकालना है। वो दोनों देते रहे आप। अपने आप को बूस्टअप रखें, अपने आप से बात करना शुरू करें, डायरी बनाए, रोज अपने टारगेट सेट कर लें, ब्लूप्रिंट बना लें कि हाँ इन 3 सालों में मुझे ये काम करना है। हर साल का फिर अलग से कर लें, 6 महीने का अलग टारगेट दें और हर महीने का अलग टारगेट दें। इस तरह से जब आप अपने आप को एनालाइज रेगुलर करते रहेंगे तो शुरुआत में आप 3 या 4 दिन पूरे एंथुसियास्टिक रहेंगे, 100% जबरदस्त मोटिवेट रहेंगे। तकरीबन 1 हफ्ते बाद 50% भी नहीं बचेगा आपका। तो उसके लिए क्या, हर रोज मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। आपने देखा होगा मैं रेगुलर तकरीबन हर रोज यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ। केवल एक ही रीजन है कि जहां तो स्टूडेंट ये है कि हर रोज उन्हें चाहिए। मैं उनको व्हाट्सएप भी, कई सारे ऐसे बच्चे जो मेरे बिल्कुल दिल से लगे हुए हैं, उनको व्हाट्सएप पे डायरेक्ट बिना लिंक के वीडियोस भेजता हूँ और उनको ये बताता हूँ हर रोज कम से कम 1 महीने तक इस वीडियो को सुबह सुबह उठकर देख लेना, जिससे उनके अंदर एकदम से आग लग जाती है कि ऐसे नहीं, कुछ खास करने आया, कुछ खास करके जाऊंगा। तो अपने आप को बूस्टअप करना बहुत जरूरी है। और जो आसपास में कई सारे नेगेटिव लोग होते हैं ना, अब यार तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तो उनको ना नेगेटिव ना लेकर पॉजिटिव लोग, इसको तो दिखाना है, करके ही दिखाना है कुछ, ऐसे करके लें आप। क्योंकि ना ये लैग पुलिंग आपकी होनी है। अगर आप कुछ खास करेंगे तो लैग पुलिंग होनी है। तो अपने ब्रेन में इस बात को सेट कर लें कि जब कोई लैग पुलिंग करे समझ लो कुछ खास करने वाले हो आप, तो उसको पॉजिटिव लेना सीखें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, ठीक है प्रगति। Thank you, Ashish. I know you are so hectically busy over there now. There are a lot many tasks pending there. Despite my personal request, you agreed to deliver this session. और पहली बार है जब मैं एक नया रिकॉर्ड बनते हुए देख रहा हूँ एक गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के साथ। और वो रिकॉर्ड ये है कि 500 लोग जूम पर ज्वाइन करने के बाद सैकड़ों लोग बाहर वेट कर रहे हैं कि कैसे ही हम इसमें एंट्री कर पाए, क्योंकि जूम की मैक्सिमम लिमिट हमारी 500 की है यहाँ पर। पर सर हमने उसे फेसबुक पे लाइव कर दिया, तो सर फेसबुक पे सब लोग हमारे कनेक्टेड है। जी सर, फेसबुक पे लाइव। राइट, इट वाज ग्रेट। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर नीतिका टू प्रोसीड फर्दर एंड our honorable director general sir is available. Yes sir, he is there sir. Okay, please. Yes, first of all thank you Ashish sir for your tips and the things you have shared with us, your experiences and your self life story you have shared. So many students will learn a lot from this और हम समझ पाए कि किसी भी एग्जाम को फेस करने के लिए या किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए हमें अपने टूल्स हमेशा रेडी रखने हैं। और इसी डायरेक्शन में हमने आज का इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हमें मिस्टर आशीष शर्मा जी ने बताया कि कैसे हम अपना टूल जो कि हमारी मेमोरी है उसको हम शार्प करेंगे। और मैं आग्रह करूंगी सब स्टूडेंट्स को कि वो सब सर के सेशंस देखें, वीडियोस अटेंड करें और उनका चैनल देखें, ताकि उनको पता चलेगा कि किस प्रकार से हम इस टूल को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। सो प्रारंभ 2020 को हमने बहुत अच्छे से प्रारंभ किया है और हम रिक्वेस्ट करूंगी मैं सब स्टूडेंट्स को कि अपने सारे टूल्स रेडी रखें ताकि हम अपने फ्यूचर को बिल्कुल अच्छे से शेप कर सके, उसको ब्राइट कर सके और जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, जो भी हमारे कैरियर को लेकर हमने सपने देखे हैं, उन्हें हम सब पूरा कर पाएं। और हमारी गाइडेंस है, डेफिनेटली हम सब इसी दिशा में काम कर रहे हैं। सो थैंक यू आशीष सर, थैंक यू सो मच for your valuable time. Now I would invite Dr. Urvashi Chaudhary to present a vote of thanks. Ma'am, please. Thank you, Nitika ma'am. I, Dr. Urvashi Chaudhary, HOD BCom, on behalf of SDGI and entire team of SDGI and my own behalf, propose
extended hearty thanks to our respected Chairman Sir Shri Mahendra Agarwal ji and Vice Chairman Sir Shri Akhil Agarwal Sir in their absentia. I also want to give a hearty vote of thanks to our respected Director General Shri Jamil Ahmed Sir in his absentia. उनके words of wisdom हमेशा हमारे लिए valuable होते हैं. Now I extend my hearty vote of thanks to our guest speaker, Memory Guru Ashish Sharma ji. Thank you, sir, for gracing the webinar and sharing your valuable words and experience with us today. Now, I may like to express my sincere thanks to our director, sir, Shri Avdesh Gupta, sir, for providing this association. He always support and encourages. I also very grateful to all directors and HODs of various departments for their gracious presence. I would like to acknowledge Dr. Nitika and Dr. Kavita Saxena for their support. I also thankful to all faculty members and students of SDJI for their active participation. I also thankful to Mr. Khurshid and Mr. Manoj for their technical support. Thank you everyone for gracing the occasion. Now formally we are going to ending the session. Student of first year, let us meet tomorrow for the second session of Prarambh 2020 at 11 a.m. Now I would like to give a mic to Dr. Nitika. Over to you, ma'am. Thank you, Kushi ma'am. Thank you so much. बहुत धन्यवाद. It was a Yes. wonderful journey. It was indeed a wonderful journey traveled under the aegis of Memory Guru Ashish Sharma ji. Let me once again extend a very warm welcome to all the newly admitted students who have taken admissions in various programs of Sundardeep College of Management and Technology. I am sure under the leadership of the great personalities who are leading us from the top to, we would keep growing multiplicatively and will create the different success stories in coming times, and the leaders, the pioneers like Ashish ji would keep coming us to encourage us, to motivate us now, to guide us and to pave the path ahead now. Thank you so much. क्या हार में क्या जीत में चिंतित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही. बहुत बहुत धन्यवाद. राधे राधे. जय हिंद. राधे राधे. राधे राधे sir. Thank you so much. सभी लोगों को राधे राधे. राधे राधे. Radhe Radhe, sir. Let's have a round of applause. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया.